अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। जरा आप मेरे साथ हैं, आपको नजर नहीं आ रही, यकीन जानिए आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है। ये धुंध है इस्लामाबाद नहीं, ये धुंध है इस वक्त बाहर। आज हम ताखीर से पहुंचे ऑफिस, जरियाब भी रास्ते में है धुंध की वजह से, तो थोड़ी देर में शील भी ज्वाइनिंग अस। बहुत एहतियात कीजिए, जो इस वक्त हमारा शो देखते देखते निकलेंगे ऑफिस के लिए, उनके लिए स्पेशल हम कहेंगे कि प्लीज बहुत एहतियात से जाना है, आहिस्ता जाना है। अगर ताखीर हो भी जाए चंद मिनटों की तो कोई बात नहीं, हादसे ना हो जाएं इसकी कोशिश करनी है हमें। तो अगर मालूम हो जाए पहले से कि मौसम कैसा है बाहर का, जिस तरह विजुअल आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त हम इस्लामाबाद के आज सुबह के मनाजिर, वैसे तो इट वाज अ फॉगी नाइट एंड इट्स अ फॉगी मॉर्निंग, लेकिन ये जरूर हमें समझना है कि कहीं निकलने के लिए थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा ताकि वक्त पर पहुंच जाएं, क्योंकि फॉग की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद में मैं कहूंगा हद निगाह 10 मीटर तक है, ऑनेस्टली 10 मीटर तक है, चूंकि वाकई नजर नहीं आ रहा था वहां पे। बड़ी अच्छी बात उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया है, डबल इंडिकेटर्स हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि देख पाएं एक दूसरे को, ये बड़ा जरूरी होता है। बात तो हम इस्लामाबाद ही करें, लेकिन जहां जहां पर धुंध है, जब मैदानी इलाकों की हम बात करें तो वहां वहां के लिए हम जरूर ये कहेंगे कि एडवाइजरी है कि बहुत एहतियात के साथ ट्रैवल कीजिए। प्लान योर ट्रैवल रादर, कि अगर मालूम है कि धुंध है इतने घंटे तक रहेगी तो उसके बाद ट्रैवल कर लें, अगर उसमें निकलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अगर ऑफिस है या कोई और ज़रा ऐसे मामलात हैं कि आपने पहुंचना ही पहुंचना है, तो फिर भी वक्त से पहले निकलिए, आहिस्ता आहिस्ता जाइए। अच्छा जी, प्रोग्राम में बाकायदा आगाज करने से पहले कल जो हमने खबर आपसे शेयर की थी ड्यूरिंग द शो, एक अफसोसनाक खबर थी, वो जरा उसका जिक्र दोबारा कर लेते हैं। वेटरन एक्टर रशीद नाज साहब 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कल उनके बेटे ने इसकी तस्दीक की और ज़ाहिर कल भी हमने उनके जो ड्रामे थे, जो उनकी फिल्म्स थी, उनसे मुतालिक जिक्र किया था जहाँ पे उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ऐसे में जो शोबिस सितारे हैं वो भी कंडोलेंस कर रहे हैं उनकी फैमिली से। ट्वीट्स भी हमने देखी हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखी हैं, और कल भी जुमला कहा था, कुछ ऐसे किरदार होते हैं, कुछ ऐसे अफराद होते हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको अल्लाह ने यूँ इज़्ज़त बख्शी होती है और उसके बाद जो उनका काम है वो रह जाता है, काम यहीं रह जाता है, यानी काम रहता है, वो चले भी जाएं उनका काम बोलता है, नाम बना जाते हैं। वो एक खला भी कह देते हैं इसको कि खला पैदा होता है उनके जाने से, वो खला पुर तो नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है एक कह लें इसको कि सिलसिला है, यूं ही चलता है और इसी तरह सब अपना एक पार्ट प्ले करते हैं इस दुनिया में, फिर चले जाते हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो उनके अहले खाना है उनको सब्र जमील अता फरमाए, ये हमारी दुआ है। बढ़ते हैं आगे, और उर्दू ज़बान में अक्सर कहानियों और जदीद अफसानों के मुनफरिद और बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटो की आज 67th एनिवर्सरी है। उनकी बरसी मनाई जा रही है, और बरसी उनकी मनाई जा रही है। और जब हम बात करें उनकी बरसी से मुतालिक, तो मंटो ने ख़ास तौर पर उन मौज़ूआत पर लिखा जो मौशरती तौर पर गुनाह तस्वुर किए जाते हैं। इसी पादाश में इस अजीम अफसाना निगार को कई बार अदालती कटहरे में बतौर मुल्जिम खड़ा होना पड़ा। सादत हसन मंटो की ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। के दरख्शां सितारे सादत हसन मंटो 11 मई 1912 को जिला लुधियाना में पैदा हुए। अपने इर्द गिर्द फैली हुई सच्चाइयों को अफसानों और हाकों में ढालकर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो के कलम ने 250 से जायद अफसाने और कहानियाँ लिखी। माशरे को उसकी अपनी ही तस्वीर दिखाने वाले आकाश को उसकी बेसाख्तगी पर जो ताजियाने खाने पड़े, वो एक अनमिट दास्तान है। उनके 5 अफसानों को फहश करार देकर उन्हें कटहरे में ला खड़ा किया गया। मंटो का कलम इंसानी हकूक की पमालियों पर भी खुलकर बोलता रहा। उन्होंने हकीकतों, सच्चाइयों और तलहियों को बयान करने में कोई रियायत नहीं की। समाज के हर रूप को बिला झिझक कारेन के सामने रख दिया। उनके तहरीर करदा अफसानों में स्याह खाशिये, लाउड स्पीकर, गंजे फरिश्ते और नमरूद की खुदाई समेत कई अफसानों को बेपनाह मकबूलियत मिली।
अफसाने और मुख्तसर कहानियों के अलावा मंटो के लिखे हुए हाके और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनके मज़ामीन भी उर्दू अदब का अनमोल खजाना है। 18 जनवरी 1955 की एक सर्द सुबह ये अजीम अफसाना नगार मनो मट्टी तले अब्दी नींद सो गया। मंटो ने अपनी कब्र का कतबा भी खुद लिखा है। ये सादत हसन मंटो की कब्र है, जो अब भी समझता है कि उसका नाम लोहे जहां पर हरफे मुकर्रर नहीं। मंटो की डेथ एनिवर्सरी पर यह रिपोर्ट थी। एक और शख्सियत जो आज ही के दिन हमसे बिछड़ी, 29 बरस बीत गए, उनका जिक्र भी करते हैं। मारूफ शायर, अदीब, मुसन्निफ वासिफ अली वासिफ, इनको हमसे बिछड़े 29 बरस बीत गए हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो 15 जनवरी 1929 को खुशाब में उन्होंने आंख खोली और वासिफ अली वासिफ के अल्फाज में सूफियाना रंग नुमाया था और उनकी नसरी तसानीफ में किरण किरण, सूरज, कतरा कतरा, हर्फ हर्फ हकीकत। लेकिन एक हकीकत यह है कि मैंने कहा था आपसे कि धुंध है, आपको जरिए नजर नहीं आ रही, तो आई वाज सो राइट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया भारी फिने, तो आप जानते हैं पिछले घंटे से। नहीं मुझे वैसे भी जानते हैं, घंटे से मुझे वैसे भी जानते हैं। ठीक, आज धुंध थी और बहुत ज्यादा धुंध थी और एक टाइम तो ऐसे, हाँ जी, एक वक्त तो रियली एक वक्त तो ऐसा आया कि मुझे ये लगा कि मुझे गाड़ी को रोक देना चाहिए या तो वापस घर चले जाना चाहिए और वकास को कॉल करनी चाहिए, प्रोड्यूसर को, कि वकास साहब गाड़ी भिजवाएं क्योंकि हालात ऐसे नहीं। और वाकई हालात बहुत बुरे थे वहां पे। ट्वीट भी कर दी, लोगों को आगाह भी किया कि जब भी आप लोग घर से निकल रहे हैं, अगर लेट हो गए हैं तो कोशिश करें कि देर से अपनी जगह पे, अपनी मंजिल पर पहुंचे, लेकिन महफूज तरीके से पहुंचे। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल अभी हमने थोड़ी देर पहले नाज़रीन से शेयर भी किया इससे मुताल्लिक, धुंध से मुताल्लिक, और जो एहतियात है वो करनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि वकास साहब कहते हैं गाड़ी भेजे, उसने कौन सी ऐसी खास गाड़ी भेजनी थी जो धुंध में भी चलती रहती? नहीं, उसने ऐसी गाड़ी भेजनी थी जो ड्राइवर के साथ होती। अच्छा। क्योंकि मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे, मैंने शेफ को कॉल की थी और मैंने बोला था शेफ मेरे में हिम्मत नहीं है। इसने कहा जरिया अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। हाँ। शेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टाइम था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप हल्के हल्के आ रहे होते हैं ना, वो 20 और 30 के दरमियान मेरा मीटर था और इससे ज्यादा मैं नहीं ड्राइव कर पा रही थी। ज्यादा कुछ चला भी नहीं सकता था। एग्जैक्टली, वाकई बहुत ज्यादा धुंध है। और मैं तो ये कहूंगी कि वो तमाम मेहमान जिन्होंने आज इंशाल्लाह सुबह पाकिस्तान का हिस्सा भी बनना है और शिफा और अवैस के शो में भी जाना है, तो उन सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरा बखैर आफियत जाइए और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। जिसने जहां जहां पहुंचने व खैरियत से पहुंचे, यही हमारी दुआ है। चलें जी, बढ़ते आगे, बड़ी अच्छी बात है, आप टाइम से पहुंच गए। हमने वी जस्ट स्टार्टेड टाइम से और हाँ, ये बड़ा दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। पहले सेफ्टी, अभी हमने बिल्कुल आगाज ही किया है। अभी मंटो साहब का जिक्र हमने किया था, वासिफ अली वासिफ साहब का हम जिक्र करते हैं, उनकी 29वीं बरसी है, डेथ एनिवर्सरी है उनकी। लेकिन अब जरा एक और शख्सियत है, आज के दिन बिछड़े थे, 12 बरस उनको हो गए। सिंधी जबान के मुमताज अफसाना नगार और मुहक्किक गुलाम रब्बानी, इनकी आज 12वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। एग्जैक्टली। और अगर हम इनके हवाले से बात करें तो इनका शुमार पाकिस्तानी अदब के उन सपूतों में होता है जिनकी शबाना रोज यही कोशिश रही है कि अदब और अदबी इदारों के जरिए पाकिस्तान के मुआशरे को एक महज़्ज़ब और बाकमाल मुआशरा बनाया जा सके। उनकी तसनीफ में बहुत सारी वैसे तो किताबें शामिल हैं, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे जिसमें आबे हयात है, भारत में उर्दू, सिंध, कुछ इस तरह के नाम शामिल हैं। बिल्कुल, और सिंध में ज़ाहिर उनका ज़्यादा काम रहा है और जो किताबें सिंधी ज़बान में रही, तो गुलाम रब्बानी आगरो 18 जनवरी 2010 को हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे, बिछड़ गए थे हमसे, और अपने काम की बदौलत हमें कहना चाहिए कि नहीं बिछड़े, जिंदा है, आज भी जिंदा है, काम मौजूद है उनका यहाँ पर। तो वाकई कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं लेकिन ऐसा नाम बना जाते हैं, ऐसा काम कर जाते हैं कि फिर रहती दुनिया तक उन्हें याद रखा जाता है। ही एज वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज। आज प्रोग्राम के आगाज में हमने इसी तरह जिन पर्सनैलिटीज का तज़किरा, वाकई उनका काम जो है वो, और ये तमाम शख्सियत शिप इटसेल्फ अपनी जात में एक ब्रांड है। हम लोग आज तो मेहनत कर रहे हैं अपने आप को कुछ बनाने के लिए, हम कहते हैं ना कि कभी कुछ बनना है कि आई वांट टू बी माई सेल्फ एज ए ब्रांड। तो ये वो लोग हैं जो कि उस जमाने में जिन्होंने मेहनत की, कोशिशें की, और आज देखें कि हम भी इन्हें याद करें। डेफिनेटली हमारे बाद भी जब बहुत से लोग उनका जिक्र करेंगे तो उनको उनकी खिदमत की वजह से याद रखा जाएगा। एक और ब्रांड का जिक्र करें, बिल्कुल जिक्र करते हैं, और हम बात करेंगे ये ब्रांड इमरान खान की, ब्रांड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हरिपुर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का संग बुनियाद रख दिया है। गुज़िश्ता
और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब तकरीब से खिताब किया तो कहा कि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। अब सब कुछ टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर बहुत काम हो रहा है। ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है बल्कि उनको सिखाया जा रहा है कि कैसे इससे आप कमा सकते हैं। और सिर्फ कमाना जरूरी नहीं है, सोसाइटी में, कम्युनिटी में उसका क्या स्कोप है, क्या उसका पोटेंशियल है, उस पर बात की जा रही है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, ये एक पूरा इकोसिस्टम है और इसका हमारे मुआशरे पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट मुरतब होंगे। इमरान खान साहब ने भी कहा कि रवां साल रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट हुआ है और आईटी के शोबे पर जो तवज्जो है वो दी जा रही है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि बरामदात में इजाफा होगा, बरामदात बढ़ाई जा सकती हैं। और जाहिर है रोजगार बढ़ता है, मौके में नजर आते हैं, पैदा किए जाते हैं जब इस तरह ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पोटेंशियल ज्यादा होता है। एग्जैक्टली याद है हमने क्या कहते हैं उस पर भी बात की थी स्टॉक एक्सचेंज पर। उस वक्त भी हमें यही कहा जा रहा था कि जो आईटी का शोबा है इसमें इन्वेस्टर्स जरा ज्यादा फोकस रख रहे हैं। पैंडेमिक के बाद लोगों ने यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा देखा। तो प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि आईटी बरामदात में इजाफा हुआ है, इसमें मजीद इजाफे की तवक्को है। तो ये जो तवक्को वो जाहिर कर रहे हैं, वो जो हमने सेगमेंट किया था, ये उसी की तरफ हम इशारा भी आपको दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान में बैठा इन्वेस्टर है वो अब ये सोचता है कि पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसे मजीद स्ट्रांग करना है और हमने किस तरह से कुछ डिफरेंट टेक्निक्स के साथ अब दुनिया को कैप्चर करना है। एग्जैक्टली। चलिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जिक्र करते हैं कि उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के उस बयान का खैर मकदम किया है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को आज़ादी इजहार राय के बजाय मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और दो तरफा ताउन और जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं पर तबादला ख्याल किया गया, जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर बात की गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान रशिया इनके जो ताल्लुकात हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गामजन है और इसमें तजारत, मईशत, एनर्जी, ये वो शोबे हैं जिनमें ताउन पर तवज्जो दी जा रही है और आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में इसका इम्पैक्ट हमें नजर आएगा ना सिर्फ पाकिस्तान रशिया में बल्कि खित्ते में भी। चूंकि जब दो मुल्कों के दरमियान कोई ताउन होता है उसके कोई रिजल्ट हमें नजर आते हैं, वो सिर्फ उन मुल्कों के अंदर नजर नहीं आते, वो उस खित्ते में नजर आते हैं। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि खित्ते का सोचा जाए, ग्लोबल जो फिनोमेना है उनको समझा जाए, जो चैलेंजेस हैं उनको समझा जाए और उसको समझते हुए उनके सॉल्यूशंस पर बात की जाए। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वो चाहे पाकिस्तान हो, रशिया हो या इस तरह जब भी कोई मुल्कों के दरमियान कोई राबता होता है, बात होती है, ताउन होता है, किसी मफामती यादाश्त पर दस्तखत होते हैं, कोई चीज़ जिसे हम देखते हैं फिर कॉन्क्रीट होती नजर आती है तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आता है। इट्स वेरी गुड कि हम अब रशियन टाइज की जब बात करें तो हम ना सिर्फ गुफ्तगू हो रही है बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स जहां पोटेंशियल है उस पर हम अब बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, जहां हम इस पर बात करें वहीं पर हम आगे बढ़ते हुए आपसे बात करेंगे कि मौसम है उसकी सूरत हाल के पेश नजर कुछ इकदाम उठाए गए हैं, क्योंकि अगली खबर भी कुछ इस तरह से है कि मलिके कौसार मरी में सयाहों की यानी कि विजिटर्स की, टूरिस्ट की हिफाजत के पेश नजर शहर में शाहराहों पर 268 ट्रैफिक और जिले पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला किया गया है। यानी कि 268 जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है मलिक कौसार मरी में, ताकि सयाहों की बर वक्त मदद को यकीनी बनाया जा सके। जबकि हम बात करें अगर मरी टोल प्लाजा की और दीगर दाखिली रास्तों की, तो वहां पर भी खुसूसी चेक पोस्ट जो है वो कायम कर दी गई हैं और कायम मजीद साथ साथ की जा रही हैं ताकि जो टूरिस्ट हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। लिहाजा शहर में सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स को गाड़ियां लाने की इजाजत होगी। साने हमरी के बाद जिला इंतजामिया ने मरी सयाहों के लिए खोलते हुए फैसला किया था कि शहर में सिर्फ 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाजत दी जाएगी और मेरे ख्याल से जो फैसला किया गया शेब ये अपनी हद तक बहुत बेहतर फैसला और बेहतर इक़दाम है। यही वो फैसला है जिसकी तवक्को की जा रही थी, यही वो स्टेप है जिसकी डिमांड की जा रही थी। आपको याद है जब सानिया हुआ तो जो आवाज उठाएगी वो यही थी कि अगर इंतजामिया को मालूम था मौसम की सूरत हाल देखते और वहाँ की कैपेसिटी देखते हुए तो ऐसे फैसले क्यों नहीं किए गए, सयाहों को क्यों जाने दिया गया। तो ठीक है, एक तो गलती सयाहों की ज़रूर थी कुछ ना कुछ, ये वो इंसिस्ट करते हैं और वो रेजिस्ट करते हैं ऐसे फैसलों को, वो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। इसको ज़रा यूँ समझ लेते हैं कि मोटरवेज पर जिस वक्त धुंध होती है उसको बंद किया जाता है, आप चाहे लाख मिन्नतें तरले कर लें नहीं जाने देंगे आपको। मोटरवे बंद का मतलब है मोटरवे बंद है, रास्ता
बंद मतलब रास्ता बंद, आपकी सेफ्टी पहले है। अब ऐसे कवानीन हमें मरी में लागू होते दिखाई देंगे कि अगर 8000 गाड़ियों की बात की गई है, कैपेसिटी को देखते हुए, वहां के पार्किंग के मामलात को देखते हुए, तो सिर्फ 8000 गाड़ियां जाएंगी, ज्यादा नहीं जाएंगी। और चूंकि इस वक्त मौसम जिस तरह हम धुंध की बात करें, और जरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और इवन वीकेंड पे हमें जो फोरकास्ट है वो वहां पर स्नोफॉल की है। तो जब स्नोफॉल की फोरकास्ट होती है, ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, और जब ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं ज्यादा गाड़ियां आती हैं, रास्ते बंद होते हैं, मसाइल बढ़ जाते हैं। तो अब ऐसा मसला ना हो, इसके लिए ये फैसले किए गए जिनको अब इंप्लीमेंट किया जाए। तो मेरी सयाहों से भी दरखास्त है, एक तो ये कि कोशिश करें कि मरी ना जाएं इस वक्त। ज़ाहिर है अगर ज्यादा लोग फिर जाएंगे, फिर फोरकास्ट है तो मामलात फिर बिगड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये भी मैं कहूंगी कि बहुत सारे लोग जो है ना, शायद उनको इजी टू एक्सेस लगता है हमारे, तो वो उसको रास्ता जो है वो अपनाते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप लोग जरा डिवीजन ले रहे हैं। अगर कुछ लोगों को गलियात की तरफ साइड या नथिया की तरफ साइड ये जो जगह हैं ये सूटेबल लग रही हैं, तो जरा वो वहां का रुख कर ले, ताकि जो टूरिस्ट है वो जरा डिवाइड हो जाए। इससे टूरिस्ट को हम कहेंगे टूरिज्म को प्रमोशन भी उसकी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं कि जहां पर आप लोगों का जाना बहुत जरूरी है। हुंजा वाले हैं और इसके अलावा बहुत सारे डिपेंड करता है टूरिज्म पर। लेकिन जरिया यहाँ पर ये जरूर कहना चाहिए कि ठीक है आपका दिल चाह रहा है आप जरूर जाएं, लेकिन आप बस ये चेक कर लें कि क्या आप वहां जा सकते हैं, रास्ता खुला है। और अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार या पुलिस एहलकार वहां मौजूद आपको बता रहे हैं कि रास्ता बंद है या प्लीज ना जाइए, गाड़ियां उतनी जा चुकी हैं जितनी गुंजाइश है, तो उनकी बात पर एतबार कीजिए। वो आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, आपकी सेहत को समझते हुए बात कर रहे हैं, हमारी हिफाजत के लिए बात करें। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए। और जब बात हो रही है हिफाजत की, तो हमें हिफाजत किसकी करनी है? मेरी अपनी है, मेरी फैमिली की है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। नहीं, लड़ना तो है ही नहीं, लड़ना तो है ही नहीं, लड़ सकते नहीं है हम। ये वबा ऐसे हमें लड़ना नहीं है, हमें महफूज रखना है, हमें ना मुकाबला करना है ना लड़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ उन प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखना है जो कि हमें बताई जाती है। क्योंकि सब कहते हैं और हम पढ़ते आए हैं कि जो इलाज है वो नहीं, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। लिहाजा स्कूलों को बंद रखने या खोलने का फैसला कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह देखकर सूबों की मुशावरत से करने का फैसला किया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का जो इजलास हुआ उसमें वफाकी वजीर रसद उमर साहब की जेर सदारत कुछ फैसले हुए। इजलास में मुल्क में कोरोना की बढ़ती शरह, वैक्सीनेशन और अवामी मकामात समेत तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। फिर कोरोना वायरस केसेस की मुस्बत शरह वाले जो शहर है वहां पर हमने ये देखा है कि सूबों के हवाले से भी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सूबों की मुशावरत से अगले 48 घंटों में नई पाबंदियां लागू की जाएंगी। अच्छा, मेरा वैसे क्वेश्चन आपसे भी शेप, आपकी भी बेटी माशाल्लाह स्कूल में जाती है, बीइंग अ फादर, आप क्या देखते हैं कि स्कूलों में इंतजामात क्या होना चाहिए और एज ए पेरेंट हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अच्छा जरिया, आप जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन इस कोविड में रही है विद रिस्पेक्ट टू स्कूल, जितनी एहतियात स्कूल्स में हुई है उतनी किसी और जगह पर नहीं हुई। अच्छा। ऑनेस्टली कहीं पर नहीं हुई। मेरी बेटी मास्क पहन कर जाती है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता है वहां पर। अगर उनका कोविड टाइम्स में जब हम देखते हैं कि शरह बढ़ रही है तो ना उन्हें इस तरह बाहर भेजा जाता है, नहीं ग्राउंड्स में, ना उनकी इंटरेक्शंस कराई जाती है। हालांकि मेरी बेटी आगे मुझे कहते बाबा बात भी नहीं करने देते, वो गपशप नहीं लगाने देते बिकॉज़ शी इज वेरी टॉकेटिव। तो मैं कहता हूं नहीं बेटा कोविड है। वो अब मुझसे उस दिन पूछ ले बाबा कोविड कब तक रहेगा? हाँ। तो ये बच्चों के मासूम सवाल भी थे, लेकिन वाकई स्कूल में ऑनेस्टली SOPs पर अमल दरामद हुआ है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना है अगर बच्चे मुतासिर नहीं होते तो बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैन्स भी हैं, वो स्कूल वैन के साथ साथ बहुत सी का ओपन होना तो कनेक्ट हो जाता है काफी कुछ। इसलिए एहतियात तो बड़ी जरूरी है। एट द सेम टाइम स्कूल में एहतियात हुई है। अब इस पे मुराद राज साहब को मैं बिल्कुल कहूंगा कि ही इज एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग, जब ये सवाल होता है कि स्कूल कब बंद होंगे, वो कहते हैं कि पहले सब कुछ और बंद कर दो, टूरिज्म बंद कर दो, घूमना फिरना बंद कर दो, शादी ब्याह बंद कर दो, बर्थडेज बंद कर दो, फिर स्कूल बंद करने की बात करना। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है उनका कि अब बाकी सब जगह पर हमारा हम कहते हैं कि ठीक है हम जाएंगे, हम ऑफिस भी जा रहे हैं, हम वर्चुअल की तरफ शिफ्ट नहीं होते, हम उन मीटिंग्स में भी जा रहे हैं जिन मीटिंग को हम जूम पे या स्काइप पे कर सकते हैं, लेकिन हम आज आके बात सिर्फ और सिर्फ करते हैं स्कूल की। भैया 2 साल नुकसान हुआ बच्चों का, ये बच्चों के मुस्तकबिल को हमने दाव पे लगाया, तो अब नहीं, ये नहीं। तो मैं सपोर्ट करता हूं कि स्कूल्स खोले रहे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की जा सकती है, उस पर बात भी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कराची में, जैसे हमने कल भी हमने बात की, हमें कहा गया कि कराची में जो 35-40% पॉजिटिविटी रेशियो, दैट मींस कि तकरीबन आधी जो आबादी है ना वो मुतासर हो सकती है। दैट मींस कि कराची में अगर ऐसा कोई फैसला इस वक्त होता है कि वहां पे स्कूल्स में डिवाइड कर दिया जाए बच्चों को, क्लास को डिवाइड कर दिया कि 50% स्ट्रेंथ आ जाए, 50% कल आए, लेकिन उस जिसमें 50% नहीं भी आ रही तो आप उसे
कनेक्ट रखें ऑनलाइन, तो ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ऑनलाइन उसका बिल्कुल मुतबादिल तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं खला को पुर करने में मदद ज़रूर देता है। अच्छा, उससे हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा रखती है, वो कनेक्टिविटी रहती है टुवर्ड्स एजुकेशन। क्योंकि बाज़ वक़्त हमने ये भी देखा है कि जब ये 2 साल का गैप इस तरह का, मतलब जा रहे हैं बच्चे, फिर 3 माह के लिए स्कूल बंद, या 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए स्कूल बंद, बच्चे थोड़े मुतासिर हुए जहनी तौर पर, साइकोलॉजिकली उन पर इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि जब आपकी एक एडिक्शन होती है, नॉर्मल रूटीन का हिस्सा होती है, जब कोई चीज आपसे दूर करना शुरू कर दी जाए तो मेरे ख्याल से आपका इंटरेस्ट जो होता है वो उसमें खत्म होना शुरू हो जाता है। बहुत ही हमारे पढ़ाकू बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर किताबी कीड़ा भी कहते हैं, वो बेचारे बच्चे तो बहुत चाहते हैं दिल से कि हम स्कूल जाएं, हम अच्छे मार्क्स लेकर आए, कुछ बच्चे सिर्फ खेलने के लिए भी जाते हैं, यही तो वो उनकी तरफ ही आने लगे ना। लेकिन जो सिर्फ खेलने के लिए जाते हैं ना, उनके लिए तो फिर बल्ले बल्ले वाला माहौल है। तो लिहाजा हमने ये देखना है कि स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी की तरफ जाने का सोचा जा रहा है एनसीओसी की तरफ से। सो लेट्स सी किस किस्म के फैसले सामने आते हैं। और इससे रिलेटेड एक अपडेट आपको ये भी देते चले कि कोरोना वायरस की 2 साल के दौरान दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की दौलत दोगुनी हो गई है, जबकि इस दौरान दुनिया भर में अदम मसावात के बायस 16 करोड़ लोग खताए गुर्बत से नीचे चले गए। एग्जैक्टली, एक इंटरनेशनल फलाही तंजीम है ऑक्सफैम, और इनकी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है जो कोविड-19 की वबा है इसके दौरान जो दुनिया के इंतहाई गरीब ममालिक हैं, और उन गरीब ममालिक में भी जो कम आमदनी वाला तबका है, उसमें 21,000 अमवात यौमिया, यानी डेली 21,000 पीपल, ये अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। और अगर हम दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की बात करें, जिसमें एलन मस्क भी हैं, जेफ बेज़ोस भी हैं, ज़ाहिर है इसमें हम देखते हैं कि बहुत से नाम हैं, और मार्क ज़करबर्ग भी हैं इसमें, तो इन अफराद, जो 10 अफराद जिनकी हम बात करें, इस लिस्ट की बात करें, इनकी दौलत दिसंबर 2021 तक 7 खरब डॉलर से बढ़कर 15 खरब डॉलर तक हो गई। यानी पहले 7 खरब डॉलर तक थी इनकी दौलत, इन 10 जो अमीर तरीन लोग हैं, अब 15 खरब डॉलर तक इनकी जो है वो दौलत पहुंच चुकी है। और मेरा और शुएब का शुमार, वो जो बाकी के परसेंट वाइज लोग हैं ना, परसेंटेज वाले, हमारे हम तो मुतासर ज़ाहिर सब हुए हैं। ये वैसे एक अलमिया रहा भी एक जरिया के गरीब हुआ है और अमीर तरीन होता गया। ये जो एक गैप है इसको हम बढ़ता ही देखते आए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस गैप को मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करूं तो ये वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इस दफा के, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो गैप है इसको कम करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम आता है। अब ये देखिए कि पहले क्या हो रहा था, सब्सिडी फॉर एवरीबडी, यानी मैं जरिया कोई भी जाए यूटिलिटी स्टोर पे उसे चीनी सस्ती मिल जाएगी, हालांकि नहीं मिलनी चाहिए, उसको मिले जो डिजर्व करता है। तो वो टारगेटेड सब्सिडी की जब हमने बात की तो अब हमें वो नजर आ रही है वहां पर। एहसास रियायत राशन प्रोग्राम, जिसका इस मंथ के एंड पे हम बाकायदा तौर पे आगाज देखेंगे कि जो डिजर्व करता है सिर्फ उसको मिलेगी 1,000 रुपए की सब्सिडी पर मंथ। तो ये बड़ा अच्छा एक फैसला है। इसमें होगा क्या, गरीब को टारगेट किया जा रहा है कि अच्छा गरीब जो है जरा ज्यादा मुतासर होता है तो उसको किसी तरह फैसिलिटेट करना है। चूंकि जाहिर है हमने ये देखना है कि बहुत से अफराद ऐसे जो अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर मैं अपनी जेब से 2 रुपए की अब 10 रुपए की सब्सिडी अफोर्ड कर सकती हूँ तो मेरे ख्याल से मुझे किसी और का हक नहीं मारना चाहिए। उस दिन भी हमारे यहाँ एक जब कॉलर मौजूद थे, सरकारी मुलाजिम है वो, डॉक्टर सानी निश्चय साहिबा से बात कर रहे थे कि मैंने महसूस किया कि ये जो सब्सिडी है ये नहीं है, मेरी सैलरी इतनी है कि ये चीजें मैं अफोर्ड कर सकता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया, क्योंकि कहते ना, मैंने उस दिन भी कहा था कि करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं है, करप्शन आपके जज्बात में है, करप्शन आपकी सोच में हो सकती है, करप्शन आपकी नीयत में हो सकती है। तो हमने अपनी नीयत को करप्शन से पाक करना है, तो ये भी हमने कुछ ना कुछ कोशिश करी। एग्जैक्टली, चले बढ़ते हैं आगे और बड़ा खूबसूरत विजुअल आपको दिखाते हैं। और उसके लिए एक जुमला बड़ा प्यारा, खेल के जनून के हाथों हुई है सर्दी को शिकस्त, वादी हुंजा लेकर जा रहे हैं आपको। आइस हॉकी के मुनफरिद और दिलचस्प मुकाबले आपको दिखाते हैं। खवातीन खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया, बड़े खूबसूरत विजुअल्स हैं। कोशिश करेंगे किसी भी खातून खिलाड़ी को हम प्रोग्राम में आगे मधु भी करें और उनसे भी जरा पूछें कि इतनी ठंड में आपने खेला कैसे भाई। तो बाहर नहीं निकल सकती, हाँ, खेल कर आ गई, वो खेल के आ गई हैं। तो आइस हॉकी के जो मुकाबले हैं ये 23 जनवरी तक जारी रहेंगे। और इवेंट में शामिल जो कुल 4 टीम्स हैं इनकी 50 तालिबात का ताल्लुक हुंजा और चित्राल से है। ताल्लुक की वजह से तो उनको आदत है ना इस हाँ, मतलब ठीक है, मतलब ये हजम किया जा सकता है, वरना कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि जरिए देखा तुमने
एनीवेज विंटर स्पोर्ट्स जो Loaded Season 4 सीजन जहाँ, 4 है वहां पे शिरकत करने और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कैनेडियन एम्बेसडर्स जो हैं वो वहां पर पहुंची और आइस हॉकी के मुकाबले में रेफरी के फराइज उन्होंने अंजाम दिए। भाई जबरदस्त, मतलब ये कि एम्बेसडर्स का वहां पर जाना डेफिनेटली इन बच्चों का मोराल जो है वो हाई करता है और फिर वो लोग जो कि आइस में परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ बाकी लोगों की एंटरटेनमेंट का सामान इकट्ठा करना है बल्कि उनको भी वहां पर कोई उनके दरमियान ऐसा बंदा खड़ा होना चाहिए कि अच्छा ओके फाइन, तो ये भी आज हमारे साथ मौजूद है। दैट इज रीजन विंडी गिलमोर साहिबा जो है वहां पर मौजूद थी और जरा एक सपोर्ट थी उनकी तरफ से। चलें बढ़ते हैं आगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का विजन ग्लोबल सैकरो की नेक्स्ट जनरेशन फुटबॉल ट्रायल्स, इसके आगाज की बात करते हैं। इसके हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर एलिसन ब्लैकबर्न और यूएफए कोच कॉल फ्राई समेत दीगर हुकाम ने इसमें शिरकत की थी। उस्मान डार ने इस तकरीब से खिताब भी किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर स्पोर्ट्स ड्राइव शुरू की है और वो चाहते हैं कि नौजवान बच्चे क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल की तरफ आए। बिल्कुल, और 10 शहरों में मुख्तलिफ खेलों की 12 अकेडमियां, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाए जाएंगे, जबकि वेंचर के तहत पाकिस्तान के 10 शहरों के 11 मकामात पर टैलेंट भी तलाश किया जाएगा। फुटबॉल फेडरेशन की बहाली के लिए फीफा के साथ राब्ते भी किए जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, और हमें खेलों को मईशत का दर्जा दिलाना होगा, ये भी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी का कहना था। तो जनाब अब फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं वो हो जाएं तैयार, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आप पर फोकस है। अच्छा, ये नहीं हम कह सकते कि फोकस क्रिकेट पर नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि जब हम लोग बात करते हैं ना क्रिकेट की, हम सबका फोकस सिर्फ एक ही क्या कहते हैं स्पोर्ट की तरफ चला गया है। तो यहाँ पर भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। एक टाइम था कि हॉकी में पाकिस्तान का नाम कहां से कहां तक पहुंच चुका था, लेकिन शायद ये हमारे कुछ नालायकियां हैं या हमारे कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्होंने सिर्फ क्रिकेट को, जो कि एक इंटरनेशनल मुल्क का कौमी खेल है, हमने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और अपने कौमी खेल को और बाकी दीगर खेलों को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। एग्जैक्टली। चलें जी बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जब ब्रेक से वापस तो एक बड़ा अहम टॉपिक है। टॉपिक इसलिए अहम है कि एक जुमला सिर्फ बोलता हूं। क्या आप जानते हैं कि हम रोजाना जहर खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं? वो जहर क्या है, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों, खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया। हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, मैंने एक जुमला बोला था कि हम रोजाना जहर का इस्तेमाल करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, खुद भी करते हैं, बच्चों को भी करवाते हैं, बड़ों को भी करवाते हैं। वो जहर क्या है, आज हम इसकी बात करेंगे। जिनके घर में बच्चे हैं वो ये जानते हैं कि जब वो फीडर में दूध देते हैं बच्चे को, वो 1 चम्मच चीनी डालते हैं, वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर। कल भी थोड़ी सी बात की थी लेकिन आज के लिए बचा रखी थी। ये जो वाइट शुगर है, रिफाइंड शुगर है, इसे मीठा जहर कहा जाता है। यूं ही तो नहीं कहा जाता। आज जरा समझते हैं और आपको समझाते हैं कि ये वाकई मीठा जहर है और कितना कातिल है ये, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हम सब के लिए। और क्या वाकई जो कहा जाता है ना कि चीनी का इस्तेमाल ना कीजिए, गुड़ का, शक्कर का, शहद का इस्तेमाल कीजिए, क्या वाकई एक मुतबादिल है या उसके भी नुकसानात होते हैं? तो इस पर बात करें। डॉक्टर ताहिरा शाहिद इज विद अस टुडे। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक। खैरियत से पहुंच गई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत धुंध थी, बहुत धुंध थी और बहुत दूर से आना था, लेकिन चलो पहुंच गए। किस तरफ से आ रही फेज 8 से आती हूँ मैं, बहरिया टाउन फेज 8 से। ओके, नहीं उस हिसाब से फिर बहुत ज्यादा आपने एहतियात की दैट्स गुड कि चले माशाल्लाह आप खैरियत से पहुंच गई। डॉक्टर साहब, हमारी आज रहनुमाई कीजिएगा। इस पर 1-2 वीडियोस ऐसी हैं जिस पर अब बहुत बात होती है जी। वो दिखाते हैं अच्छा ये सोडा है, इसमें इतने चम्मच चीनी होती है, ये जो डब्बे का जूस है इसमें इतने चम्मच चीनी होती है, वो एक बात अलग हो गई। 1 चम्मच चीनी हो, आधा चम्मच चीनी हो या 5 चम्मच चीनी हो, ये जो व्हाइट शुगर है, रिफाइंड शुगर है, क्या वाकई ये खामोश कातिल है? ये एक सफेद जहर है? जी बिल्कुल है। और मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि कोई भी चीज जब अपनी नेचुरल फॉर्म में नहीं होती, हम उसे प्रोसेस्ड फॉर्म में लेकर आते हैं तो वो जहरीली होती है। अच्छा। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो फ्लावर हो। इसलिए बार बार कहा जाता है कि ऑर्गेनिक चीज खाएं, खालिस चीज खाएं और उसको अपनी खालिस फॉर्म में ही खाएं। Right. जब आप शुगर को रिफाइन करते हैं तो बेसिकली आपकी जो शुगर केन है, गन्ना है या फिर शुगर बीट, एक जिस तरह शक्करकंदी की तरह का या चुकंदर की तरह की चीज होती है शुगर बीट, उसके अंदर से पहले वो निकालते हैं उसको, मिठास को। लेकिन उस मिठास को वो एक बहुत सारी कीमियाई प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसमें बहुत सारी फ्लोक्यूलेशन, प्रेसिपिटेशन, उसके साथ क्रिस्टलाइजेशन, वो सारा कुछ शामिल होता है। बाकायदा उसको हड्डियों में से गुजारते हैं, ब्लीच करते हैं और तरह तरह के उसके अंदर केमिकल्स मिलाते हैं। तो बेसिकली जो रिफाइंड शुगर आप देखते हैं ना, उसके अंदर से उसकी जो शुगर की एक्चुअल प्रॉपर्टीज थी, मिनरल्स थी, वो तो खिंच गई, वो तो निकल गई। प्लस उसमें ये तरह तरह के केमिकल्स ऐड हो गए, और ताकि उसका क्रिस्टल फॉर्म बहुत खूबसूरत दिखे और वो ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्लम्प भी ना हो जाए और उसे कीड़ा भी ना लग जाए, तो वो उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स और भी बहुत कुछ डाल देते हैं। तो वो जो आपके पास आती है ना, वो रिफाइंड फॉर्म में शुगर, ना सिर्फ वो एक कीमियाई, एक केमिकल से भरी हुई, प्रिजर्वेटिव से भरी हुई, पेस्टिसाइड लेडन केमिकल होता है, बल्कि ये भी होता है कि उसका नेचुरल जो भी उसकी चीज थी वो भी निकल गई होती है। तो इसीलिए आप चीनी को इस फॉर्म में लें, या फिर आप ये जो प्रोसेस्ड मीट होते हैं, नगेट्स वगैरह, बर्गर पैटीज हो गए, ये हो गया जो नाइट्राइट्स और अमोनिया और आपको पता है सॉल्ट से भरी हुई होती है, या फिर आप रिफाइंड फ्लावर जो होता है, हमारा आटा भी वो मैदा होता है, वो हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हर चीज को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए। आटे और मैदे की तरफ भी हम लोग आते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन सबसे पहले जरा इसी को थोड़ा सा बात कर लें। ये तो होगा कि हमारे लिए किसी जहर से कम नहीं है रिफाइंड शुगर। जैसे कि शुएब ने भी जिक्र किया था, हम इसमें शक्कर ले लें, गुड़ ले लें या फिर हम इसमें शहद ले लें, ये किस हद तक कितनी मुतबादिल कैपेसिटी में इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए एनर्जी के लिए ना, हम कहते हैं हमें ग्लूकोज की जरूरत है, ठीक है, लेकिन हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, चाहे हम रोटी खाएं, चावल खाएं, ब्रेड खाएं, जो भी चीज खाते हैं, उसमें इवेंचुअली ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज या शुगर ही बनना होता है। वो शुगर जो हमारे फ्रूट्स में होती है या हमारी इन चीजों में, कार्ब्स में होती है, ये हमारे लिए हेल्दी होती है, बट नॉट इन सरप्लस अमाउंट्स। तो आपने ये जरूर देखना है कि अमाउंट ऑफ शुगर इनटेक बहरहाल आपका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कैलोरी वरना बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब आपकी इनटेक हमेशा इतनी होनी चाहिए कि आप उसको बर्न भी कर सकें। तो ये नहीं है कि अगर आप व्हाइट शुगर नहीं खा सकते तो आप गुड़ और बाकी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, व्हाइट शुगर की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट उसे कर सकते हैं, हनी के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और दूसरे जो अगावी शुगर है या फिर शुगर केन या जो मोलासेस के साथ जो प्योर फॉर्म में होती है चीज, जिसको प्रोसेस नहीं किया हुआ, उसको आप यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपने बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल में। उसी तरह से कार्ब्स भी, ये भी नहीं कि आपने तीनों वक्त जो है आप रोटी, चावल, ब्रेड ही खा रहे हैं या पैटीज, पेस्ट्रीज पे ही आपका जोर है, ऐसे आपने नहीं करना। सिर्फ इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि इसके अंदर शुगर नहीं है, पर उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर मिली होती है। जैसे आपके ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, आपके जो ग्रेनोला बार है, जी, ग्रेनोला बार लिखा होता है कि बड़ा हेल्दी है, पर उसके अंदर फुल शुगर होती है। फिर आपका ये जो लो फैट योगर्ट या स्मूदीज होते हैं या ड्रिंक्स होते हैं, आपके उसमें लिखा होता है लेमन ड्रिंक है, ऑरेंज ड्रिंक है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर्स मिली हुई होती हैं, तो वो एक्चुअली हेल्दी ऑप्शन नहीं होता। इसके बजाय आप अगर अपना नॉर्मल जो दही है, फुल फैट दही, उसमें
कोई शुगर नहीं मिली हुई, आप वो इस्तेमाल करें, आप ऑर्गेनिक खालिस चीज इस्तेमाल करें तो वो हमेशा बेहतर है। तो शुगर जो है ना, बेसिकली एवरीथिंग हैज टू ब्रेक डाउन टू शुगर। तो आपने अगर आप ओवरडू कर देंगे शुगर में तो ना सिर्फ आपका वेट गेन होगा, ना सिर्फ डायबिटीज होगी, बल्कि आपको इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी डिफरेंट जगहों पे। सोजिश का जिसको मतलब हम फिर बाद में कहते हैं कि मोटापा हो गया है। मोटापा, वजन exactly, गेन तो होता ही है, उस वजन गेन से आपकी हड्डियां भी कमजोर हैं, आपके दिल पे भी असर ज़ाहिर है, है सब मोटापा कुछ है। itself एक बीमारी है। लेकिन इसके साथ साथ जब सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन आपको पता है ना, जिस्म में कहीं पे भी आपने देखा है लाल है, सूजा हुआ है, उसमें दर्द हो रहा है, तो उसका मतलब है वो सोजिश है। और उसमें क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, जिन्होंने खून कैरी करना होता है, वो भी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है और सूज सी जाती है। उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, दिल के अमराज होते हैं, हार्ट डिजीज होती है। और ये जो हम देखते हैं ना बात बात पे लोगों को आजकल दिल का दौरा या फालिज का अटैक होता है, वो इसीलिए होता है। हम लिंक करते हैं शुगर को सिर्फ मोटापे या डायबिटीज से, ऐसा नहीं है। इसी शुगर से आपको हार्ट डिजीज भी होती है, दिल का मर्ज भी होता है। तो आपने जितना भी खाना है, एक तो आप नॉर्मल अमाउंट्स में खाएं, फिर नेचुरल उसमें खाएं, क्योंकि जब आप नेचुरल फ्रूट्स में शुगर खाते हैं ना, फ्रूट के साथ, फ्रूट में शुगर है, आपने वो खा लिया, तो वो इतनी सारी चीजों के साथ मिली हुई है, मिनरल्स के साथ, हाँ, तो वो आहिस्ता आपके अब्सॉर्ब होती है। एक ही वक्त में आपको शुगर रश नहीं होता, बल्कि आप चीनी घोल के पी लें तो आपको फौरन शुगर रश हो जाएगा। इसलिए इससे हाइपर एक्टिविटी, बच्चों के अंदर जो ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये हो जाता है, बच्चे हाइपर हो जाते हैं, नींद के इश्यूज हैं, फिर डिप्रेशन, डिमेंशिया भी इससे लिंक्ड है, अल्जाइमर्स भी इससे लिंक्ड है, बहुत कार्सिनोजेनिक कैंसर्स भी इससे कॉज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो तरह तरह की प्रोसेस्ड केमिकल्स भी मिले हुए हैं। तो हमने मतलब हम एक शुगर को निकाल के अपनी लाइफ में से हम डिफरेंट कितनी सारी चीजें, आप फ्रूट्स यूज कीजिए, आप बच्चों को फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट दीजिए, फ्रूट की लॉली अच्छा, बना आपने दीजिए। फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट की बात की, इसमें भी लोग ये कहते हैं कि बजाय इसके क्या फ्रूट का नेक्टर या एक्सट्रैक्ट दें, बेहतर है फ्रूट्स खिलाएं। हाँ बिल्कुल, फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट से मेरा मतलब था कि जैसे बच्चे को आइसक्रीम खानी है फॉर इंस्टेंस, राइट, तो हम ये कर लें कि फ्रूट लिया और फ्रूट को आपने ब्लेंडर में डाल के साथ दूध डाल के उसको फ्रीज कर दिया, या फ्रूट लॉली बनानी है तो उसी फ्रूट को सांचे में डाला और बच्चे को कलरफुल ये वैसे एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आइसक्रीम को निगलेक्ट किया जाए, ये मैं नहीं मानती, ये मेरे लिस्ट से आउट करें। बच्चे तो रोने लग जाएंगे डॉक्टर साहब, उसमें हनी मिला ले, आप फ्रूट कभी भी नहीं खाएंगे कि आप लिखवा ले। लेकिन ये मुतबादिल अच्छा है, बच्चों को इस तरफ अगर लेके आए तो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा है। बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ मेपल सिरप होता है जो आपने देखा होगा, वो यूज होता है, वो सारा कुछ आप फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप जब ये इस तरह से बिल्कुल व्हाइट शुगर मिला के देते हैं ना दूध के अंदर देते हैं, अच्छा इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं शुएब, जैसे फर्ज करें ना, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा ही होते हैं कि उन्होंने हफ्ते में 3 दफा तो आइसक्रीम खानी है, ठीक है, उसमें क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने फ्रीजर में ला के बेचारों ने रखी हुई होती, वो ये कर सकते हैं कि हफ्ते में या 15 दिन में एक दफा आइसक्रीम खिला दी, बाकी ये वाले मुतबादिल। ये अच्छी बात। अच्छा, मैं बच्चों पर ही आता हूं, मैंने ऑप्शन निकाल, ये अच्छी माँ बनेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि कल हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे, तो 2 बातें उसमें सामने, एक ये कि एडिक्शन होती है शुगर की, व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द शुगर्स तो आप आदी हो जाते हैं, फिर जब नहीं लेंगे तो वो एक बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कोई नशा छोड़ा है तो अब उसके विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। और दूसरा मुतबादिल में कहा गया तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल। अच्छा देखिए, ये तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल या बहुत सारे करेले का इस्तेमाल या और बहुत सारी चीजें, ये तो ठीक है, करेले की बात तो ना करें, वो तो कड़वा होता है। ये अपनी जगह पे है। तुलसी का पत्ता जो है इसका मुतबादिल तो नहीं है, उससे कोई मिठास तो नहीं पैदा होती, उससे बाकी ठीक है, इट हेल्प्स इन अदर थिंग्स, इन डिफरेंट थिंग्स। लेकिन आप जब एडिक्शन की तरफ आते हैं तो देखिए, मैंने आपको कहा ना, आपको शुगर रश मिलता है, कॉफी पी लें, शुगर खा लें, कोई ग्लूकोज खा लें, फौरन आपको एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिलती है, आप जाग जाते हैं, आप वो हो जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगता है, तो आपका दिल करता है आप इसको खाते रहें। उसके लिए वही मैं कह रही थी कि आप शुगर के सब्स्टिट्यूट्स ले लें। फॉर एग्जांपल, आप ग्रीन टी के अंदर हनी मिला लें थोड़ा सा, तो आपको जब मीठा का दिल चाहे आप वो खा लें। आप कोई अच्छे से फ्रूट्स रख लें, हल्के से मलबरीज, ये जो आपके शतूत होते हैं, बेरीज होते हैं, थोड़े से नट्स के अंदर थोड़ी सी किशमिश डाल लें, हल्की सी 2-4, और वो आप खा लें, तो आपका वो स्वीट क्रेविंग तो चली जाएगी, और वो एडिक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। बल्कि आप ये देखेंगे कि जब आप प्रोटीन्स लेते हैं, ज्यादा प्रोटीन डाइट लेंगे, बजाय मतलब सुबह में आप बजाय इसके कि वो शुगरी सीरियल या डोनट खाने के, अगर आप खा लेते हैं, कोई अंडा खा लेते हैं, साथ आप शामी बना लेते हैं ऑलिव ऑयल में लेके उसको, फिश या चिकन का, तो आप ज्यादा फुल फील करेंगे, ज्यादा देर के लिए फुल करेंगे, ज्यादा एनर्जाइज फील करेंगे। और अगर आपको फिर भी कार्ब्स की आदत ही है, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जिसमें दलिया होता है, पॉरेज होता है, आपका तलबीना होता है, उसके अंदर आप थोड़े से डेट्स डाल लें, उससे भी वो मीठा भी हो जाएगा, वो कार्ब्स भी हो जाएंगे, एनर्जी भी मिल जाएगी और हेल्दी भी होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी नहीं रहेगी,
रहेगी, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, ज्यादा देर फुल भी रहेगा, एंड इट विल ऑल्सो नॉट कैरी ऑल द इवल्स ऑफ शुगर। क्योंकि ये वाली शुगर तो आप लेते हैं ना, फौरन तो आपको रश मिलता है, लेकिन बहुत जल्दी आपको भूख भी लग जाती है, यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री अगेन, यू स्टार्ट क्रेविंग इट अगेन, सो इट विल नेवर गेट यू एनीवेयर। इसलिए सबसे पहली चीज तो ये करें कि अपनी चाय के अंदर जो है ना वो चीनी को खत्म करें। बल्कि मैं किचन से ही चीनी को खत्म कर दिया, मतलब चीनी लेकर ही मत है, एक तो ये प्राइस भी कम हो जाएगी ना, खुद ही प्राइस गिर जाएगी जब आप यूज नहीं करेंगे। एक बात और बताएं, ब्लड प्रेशर का और शुगर का बड़ा कनेक्शन होता है। अक्सर ऐसा होता है जब आपका ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा होता, कंट्रोल नहीं होता, जब आप चेक करवाते हैं डॉक्टर कहते हैं गो गेट्स योरसेल्फ चेक्ड, आप हो सकते हैं डायबिटिक हो। ये क्या रिलेशन? जी, ये रिलेशन मैंने आपको जैसे पहले बताया था ना कि शुगर की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी स्टिफ हो जाती है। तो जब हाई ब्लड प्रेशर होता तो है जगह कम हो जाएगी ना खून के गुजरने के लिए, तो जब खून नहीं गुजर पाएगा तो ब्लड प्रेशर भी रेज होगा, हार्ट के ऊपर भी असर होगा। और फिर दूसरा जो डायबिटीज होती है, जब अनकंट्रोल्ड शुगर है, उसका मतलब है आपकी बॉडी को हद से ज्यादा शुगर को प्रोसेस करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, आपका लबलबा जो है वो इंसुलिन पैदा करता है। अब वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कर करके कि वो नहीं कर पाता, और फिर कभी कभी तो ये होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, दूसरी दफा पे क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। बेशक इंसुलिन बन रहा है लेकिन इतनी शुगर हो गई कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया और वो उसको एब्जॉर्ब और यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से आपको डायबिटीज हो जाती है। अब डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस में शामिल है कि वो आपकी आंखों पे असर करती है, तो आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको ऑर्गन्स में आपके हार्ट मुतासर होता है तो हार्ट डिजीज होती है, आपकी किडनी मुतासर होती है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, फैटी लिवर हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी जो है वो लिवर से कनेक्टेड है, तो उसमें भी जो है वो इंक्लूड हो जाता है। फिर आपके जो नर्व्स हैं वो डैमेज होती है, न्यूरोपैथी उसे कहते हैं। इसकी वजह से ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पैर जो है वो सुन्न होते हैं, उसमें सुइयां सी चुभती है, उसके बाद चोट लगती है और खुदा ना खास्ता गैंग्रीन तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये सब शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम इसको बड़ा लाइट लेते हैं, किसी को भी परहेज करने को बोलो तो वो कहता है तुमने तो लुत्फ़े जिंदगी छीन ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें, आप लोग हमें दिखता है ना कि एक बंदा कोरोना से मर गया तो हम कहते ओ कोरोना से बचने के लिए करना है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कितने बेशुमार लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, जिनको फालिज का अटैक हो रहा है, जिनकी पूरी लाइफ मुतासर हो रही है इस डिसेबिलिटी से, इन प्रॉब्लम से। और ये इसीलिए है क्योंकि इनकी ईटिंग हैबिट्स अनहेल्दी है, ये अनहेल्दी खाते हैं, सही मिकदार में नहीं खाते, उसे सही बर्न नहीं करते। तो अगर हम हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लिविंग की तरफ आ जाए तो बेसिकली इसमें मेरे क्लास के क्वेश्चन ये भी मुझे जरा इसका मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ और आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ गया, आप एक बोलते हैं आई थिंक आई एम फीलिंग लो और ना मुझे लगता है मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा है, ये क्या ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हाइपोग्लाइसीमिक आप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा देर तक खाए बगैर नहीं रहना चाहिए। हम शुगर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एवरीथिंग ब्रेक्स डाउन टू शुगर। मैंने आपको बताया था ना, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये सब आपने सुना होगा। तो एवरीथिंग हैज टू ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज। तो जब आपने बहुत देर नहीं खाया होता तो डेफिनेटली आपको ठंडे पसीने से आते हैं, आपको फेंटिंग से आती है, डिजीनेस आती है, आप ठंडे से होके गिर भी जाते हैं। इसलिए खा लिया करें कुछ, ये नहीं कहा कि नहीं खाना, ये कहा है कि व्हाइट चीनी नहीं खानी, आप कोई भी अच्छी चीज हेल्दी चीजें आप ब्रेकफास्ट खाएं, ये आपका लाइफस्टाइल बहुत होना देर चाहिए। आपने भूखा नहीं रहना होता। बिल्कुल जबरदस्त लाइफस्टाइल मैं मॉडिफिकेशन। बहुत ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती कि जैसे हम ब्रेक पर जा रही हैं प्लीज नाश्ता अरेंज किया जाए। वैसे भी आप चाय पी रही थी, भूख लग रही है ना, इसमें शुगर नहीं है। ठीक, अच्छी बात है शुगर नहीं उबला है, बांडा। हाँ बड़ी अच्छी बात। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थी आप और आपने एलेबोरेट भी किया इसको। और ये सिर्फ छोटी सी बात, कोशिश करें कि चूंकि ज़रा बड़े हो के तो चीनी छोड़ना मुश्किल है, पहले दिन से बच्चों को आदत डालेंगे व्हाइट शुगर इस्तेमाल नहीं करनी, तो दूध में चीनी डालना तो बिल्कुल बंद कर दें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और इसी दुआ के साथ कि जिसने रख्ते सफ़र इख्तियार किया अपनी अपनी मंजिल को जानिब, वी जस्ट होप कि वो अपना बखैर आफियत रास्ता जो है वो ले रहे हों अपनी मंजिल की तरफ, और जो लोग पहुंच चुके हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जो नहीं पहुंचे हैं वो रास्ते में एहतियात से ड्राइविंग करें। एग्जैक्टली ये तो हम एहतियात की बात करें, इसके साथ साथ जरा अब आगे बढ़ना भी बड़ा जरूरी है क्योंकि फॉग यहाँ पर छट चुकी है। हम अपने इस शो को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान की जिनके हवाले से हम ये कहते हैं कि
वो टेस्ट देते रहते हैं भला किस लिए? इसलिए नहीं कि एडमिशन लेना है कहीं पर, इसलिए कि इस टेस्ट में कौन सा सवाल है, अच्छा अब कौन सा सवाल है, इसको हल करना है मैंने। तो वो उन टेस्ट का पार्ट बनते रहते हैं, उन सवालों को हल करते रहते हैं, उसके बाद बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं कि आपने इस टेस्ट में कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं। मैं बात करूं मोहम्मद अली तारिक साहब की, द ओनली एशियन टेस्ट प्रिपरेशन कोच, जिनके हवाले से कहा जाता है कि ही इज द ओनली वन, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी जीआरई एंड जीमैट में, जो कि एक्सपर्ट हैं। और ये ज़ाहिर है पाकिस्तान के तो नाम रोशन पाकिस्तान का इस तरह से करें, जीआरई हो, जीमैट हो, सैट हो, इनके टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे सीधा इनके पास जाते हैं और ये कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में ऐसी प्रिपरेशन कराते हैं कि बच्चे उन इम्तिहानों में बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने अगर हार्वर्ड जाना हो और किसी और बड़े यूनिवर्सिटी आईवी लीग्स में जाना हो, वो कहते हैं यार इनके पास जाना है, इनसे तैयारी करनी है, मार्क्स अच्छे आएंगे, एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि फोकस्ड क्यों है इन टेस्ट को लेकर, कि बस इन्हीं टेस्ट पर हमारा फोकस है, खुद भी टेस्ट में प्रिपरेशन यानी पार्ट लेते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। अली तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थोड़ा सा प्लीज बताइएगा कि आपके तो माशाल्लाह अपना स्कोर इतना अच्छा रहा और उसको भी आप और बेहतर करते चले गए, थोड़ी जर्नी बताएं कि पहली बार जब अपीयर हुए इन तीनों में से किसी एक टेस्ट में तो क्या परफॉर्मेंस थी आपकी और उसको कैसे आप इसको बेहतर करते चले गए, और उसके बाद आप जिस तरह बच्चों को सिखा रहे हैं उस पर भी प्लीज बताइएगा। परफेक्ट जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था वो था एसएटीज का, जो कि इतना अच्छा नहीं था क्योंकि प्रिपरेशन का जो मैंने देखना स्टार्ट किया था कि कैसे की जाए। एसएटीज में एक सेक्शन होता है रीडिंग का सेक्शन, जिसको लोग कहते हैं दूसरे में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो वो काफ़ी हार्ड नट था क्रैक करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तानीज हैं या फिर जो एशियंस होते हैं उनकी मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उनको थोड़ा सा मसला होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शंस में। लेकिन अब सिचुएशन ये होती है कि जो एसएटीज है उसका फर्स्ट सेक्शन होता है रीडिंग का सेक्शन, ओके। अगर समहाउ वो आपका अच्छा नहीं परफॉर्म करते ऑन द टेस्ट डे तो उसका हैंगओवर इफेक्ट आता है बाकी सेक्शंस में। तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था एसएटीज का वो इतना अच्छा नहीं था, और मैं फिर एक लोकल यूनिवर्सिटी यूटी लाहौर वहां पे मैं गया था। मैं बाहर नहीं जा सका क्योंकि मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था, और जो बाहर की बेस्ट यूनिवर्सिटीज है यूएस की, उनके लिए रिक्वायर्ड होता है एसएटी का काफी अच्छा स्कोर। तो जब मैं फाइनल ईयर में था यूटी लाहौर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर मेरा ये था कि इस टेस्ट के साथ मेरी अपनी जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो अगर मैंने दोबारा से हायर एजुकेशन के लिए यूएस का सोचना है तो मुझे समहाउ दोबारा से जो जीमैट है या जीआरई, इसकी मुझे प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो फिर खैर मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जीमैट की। जीमैट में मेरा काफी अच्छा स्कोर था। फिर एक कम्युनिटी है बीट द जीमैट, उनके साथ मैं अटैच हो गया था एज द वर्बल मॉडरेटर, और फिर मुझे एक्सपर्ट स्टेटस भी मिल बीट द जीमैट के साथ। तो ये फिर से आगे जर्नी थी। फिर एक और कम्युनिटी है जीमैट क्लब, तो वहां पे भी मुझे एक्सपर्ट स्टेटस मिल गया था। अब एक्सपर्ट स्टेटस मिलना इन कम्युनिटीज में ये काफी एक अच्छी चीज समझी जाती है, क्योंकि जो बाकी आपसे कि जो एक्सपर्ट स्टेटस मिलता है आपको तो मिला है, आपके अलावा क्या किसी और के पास भी स्टेटस है? एग्जैक्टली पाकिस्तान में अभी फिलहाल पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है, लेकिन जो बाकी जो कंपनीज हैं, जिस तरह यहाँ पे ना टेस्ट प्रेप में सबसे बड़ी कंपनी समझी जाती है कैपलन या फिर मैनहट्टन, ये सारी यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। तो इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी द जीमैट और जीमैट क्लब में होते हैं, और ये काफी बड़ी कंपनी समझी जाती है। ये बेहद समझी जाती है टेस्ट प्रेप कम्युनिटी की, कैपलन और मैनहट्टन। और ये सारी इनफैक्ट वेंचर बैक कंपनीज हैं। वेंचर बैक कंपनीज का मतलब अच्छा, ये कि तारिक ये भी बताइएगा कि अब तक कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आप तैयारी करवा चुके हैं और क्या रेशियो रहा है? मतलब मैंने कि जब आपके पास स्टूडेंट आता है डेफिनेटली बड़ी होप्स के साथ आता है, तो किस तरह से, मतलब क्या आपका भी कोई एक होता होगा पैमाना जांचने का कि अच्छा ये जो मेरा स्टूडेंट है ये इस कैटेगरी में परफॉर्म कर सकता है? जी हम लोगों का इनफैक्ट बिल्कुल होता है। इन टेस्ट को एस करने के लिए यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड रॉ इंटेलिजेंस एज वेल, और फिर एक सिस्टमैटिक अप्रोच ट्रिक्स होती है वो, ओके। तो हम लोग जो देखते हैं सबसे पहले वो ये होता है कि अगर किसी ने सपोज एसएटीज के लिए आना है हमारे पास, तो वो ऑफिशियल जो एसएटी का मॉक टेस्ट होता है उसको हम लोग उनको कहते हैं कि राइट दिस मॉक टेस्ट अंडर द टाइम कंडीशंस, और उसमें हमें उनका पोटेंशियल पता चल जाता है कि ये इनका पोटेंशियल था, ये रॉ स्कोर था, और इतनी प्रिपरेशन के बाद ये लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं। जो एक अच्छा स्कोर समझा जाता है आईवी लीग्स के लिए वो 1600 में से 1550 समझा जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू बी एट द परफेक्शन।
यस, तो ये इस तरह पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि आपके बारे में कहा जाता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उसके 5 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, वाकई ऐसा ही है? बिल्कुल। असल में सिचुएशन ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आप एथलीट हैं तो वर्क के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है, लेकिन इसी तरीके से क्योंकि इस फील्ड में इतना टाइम गुजर चुका हुआ है कि इन टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत पैटर्न्स होते हैं, तो आपको ना सबसे पहले पता चल जाता है कि इस टेस्ट में पैटर्न कौन सा है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि इस टेस्ट में ये पैटर्न पूछा जा रहा है तो वो फिर आगे 2 to 3 सेकंड्स की गेम लग जाती है। उसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे कैलकुलेशंस इंटेंसिवली टेस्ट चीजें होती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आइडेंटिफाई करना कि टेस्ट मेकर की अप्रोच क्या थी, वो आप अगर आइडेंटिफाई करते तो फिर ठीक है अली, इसमें जरा ये भी बताएं कि आपने अपनी एक्सपर्टीज को सिर्फ यहीं तक ही महदूद क्यों करके रखा हुआ है? कभी सोचा है कि अगर आपने मुल्क कौम की किसी और तरीके से, किसी और अंदाज में खिदमत करनी हो, या फिर कहीं पर ऐसे मामला जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे जरा मेरा ऐसा पोटेंशियल है कि मैं यहाँ पर ये चीजें सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, कौन सी डायरेक्शन आपको नजर आती है? परफेक्ट। ये हम लोगों ने फील्ड चूज क्यों की, राइट, और किसी और जगह पे हम लोग क्यों नहीं गए? उसका रीजन ये था कि मेरे ख्याल से जिस तरह अगर आप इंडिया को देखते हैं कि तो इंडियंस जो हैं उनके इन टेस्ट में बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, जीमैट में, जीआरई में, एसएटीज में, और उसकी वजह से वो जाते हैं जो बेस्ट यूएस स्कूल्स हैं वहां पे। अगर आप अभी भी देखते हैं ना, जो सिलिकॉन वैली की जो बेस्ट कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज, उनके जो सीईओज हैं वो ज्यादातर इंडियंस ही हैं, और वो सारे इंडियंस जो थे वो आए थे यूएस फॉर द हायर एजुकेशन। और इसका मतलब ये कि उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वो ये था कि या फिर उन्होंने एसएटी बीट किया था, या फिर जीआरई बीट किया था, या फिर जीमैट बीट किया था। जिस तरह सटिया जो है वो इनफैक्ट वो वॉर्टन के एमबीए थे, तो वॉर्टन में अगर आपने एमबीए करना होता है तो फिर आपने जीमैट को बीट करना होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। मुझे लगता था कि यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा सा उनको लगता है चैलेंजिंग ये वाले टेस्ट, तो अगर हम लोग यहाँ पे फोकस रखें तो वही बात कि नेशन बिल्डिंग में हम लोग अपना भी रोल प्ले कर सकते हैं कि यहाँ से जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो जाके वहाँ पे एजुकेशन में, और अगर वहाँ पे भी काम करते हैं तो इवन देन वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, और अगर वापस आते हैं तो वो भी पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा है। विन विन सिचुएशन है। लास्टली बस अली मुझे ये बता दें, कोई बच्चा जो इस वक्त आपको सुन रहा हो या उसके पेरेंट्स आपको सुन रहे हो और वो ये ख्वाहिश रखते हो कि एसएटी में उनके बच्चे का 1550 तक स्कोर आ जाए, जीमैट और जीआरई में उसका कोई 750 अबव स्कोर आ जाए, कोई बच्चा भी हो, तो कितने टाइम में आप क्लेम करते हैं कि अच्छा मैं इतने टाइम में इसको प्रिपेयर करवा दूंगा? टोटली डिपेंड करता है कि उनका वीक एरिया कौन सा है। जो पाकिस्तान में जो वीक एरिया समझा जाता है हर किसी का, वो समझा जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या फिर एसएटीज में रीडिंग। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अगर अप्रोच किया जाए, मेरे ख्याल से 10 days आर मोर देन इनफ। हम लोगों का इनफैक्ट एक स्टूडेंट था, वो था अरब का लड़का था, उसका नाम था अहमद दाश्ती। तो वो काफी अरसे से जीमैट की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में काफी उसको मसला हो रहा था, और उसका 5 साल इसी तरह निकल गए थे। तो उससे जब मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी, उसको किसी ने बताया था कि हम लोग काफी अच्छा करा सकते हैं। तो मैंने कहा था अहमद को कि अहमद यू जस्ट गिव मी 10 आवर्स, तो तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन परफेक्शन तक पहुंच जाएगी। तो अगर आप अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करें तो वो हो जाता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो इंस्ट्रक्टर्स भी, अगर आप किसी के साथ अटैच हैं तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि समहाउ तुम ना इसमें ज्यादा स्ट्रगल करते हो। तो वंस यू आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, उसके बाद वाकई काम हो जाता है आसान। थैंक यू वेरी मच अली, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ाहिर है फिर कहते हैं कि ये असास है पाकिस्तान के, इज़ द ओनली पाकिस्तानी जो इस कम्युनिटी में जिनको टाइटल मिला है, और वाकई इनके हवाले से कहा जाता है जनाब के माइकल जॉर्डन है जीमैट और जीआरई के। तो वाकई में नजर भी आ रहा है जिस तरह के इनके अपने स्कोर, जिस तरह बच्चों को तैयारी करवाते हैं उनके स्कोर्स आते हैं, फिर वो चाहे हार्वर्ड जाना चाहते हो, वो चाहे स्टैनफोर्ड जाना चाहते हो, वो चाहे किसी एमआईटी या कोई और यूनिवर्सिटी, आईवी लीग कोई यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, तो उनके लिए जाना आसान हो जाता है। एग्जैक्टली और इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास एक और बड़ी प्यारी मेहमान शख्सियत मौजूद है। क्योंकि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो कभी आप टैलेंट दिखा रहे होते हैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो कभी आपकी साथ साथ वो जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो भी उसी टैलेंट का हिस्सा होती हैं। तो आज सुबह पाकिस्तान में मेहमान आए हैं हमारे साथ जी प्रोफेसर बाबर खान यूसुफजई साहब। यूं तो आप उनके पिछले हफ्ते उनके साहबजादे
उनकी छोटी बेटी आयशा से मिल चुके हैं, जो कि खवातीन की जो हम लोग कहेंगे ना कि जीप रैली है उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़े बड़े जो लोग हैं या यूं कह लें कि वो खवातीन जो काफी टाइम से परफॉर्म कर रही थी उनको बड़ा एक अच्छा क्या कहते हैं उसे टक्कर दी और मुकाबला अपने नाम के। तो आज उन्हीं के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, रेसर बाबर खान यूसुफजई साहब, जो ना सिर्फ खुद स्पोर्ट्स में कामयाबी से बैठ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अपनी बेटी को भी वो स्पोर्ट्स में लेकर आ चुके हैं। और अब हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं कि अब तक कौन कौन सी जीप रैली जो है वो खेल चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? माशाल्लाह सर, सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली की अगर हम बात करें, हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट 3 बार माशाल्लाह चैंपियन रहे 17, 18, 19 में। अभी जिसका हवाला जरिया आपने दिया कलाम स्नो जीप रैली, आप उसके माशाल्लाह ऑर्गेनाइजर थे, उस फ्रंटियर 4x4 क्लब के प्रेसिडेंट हैं गालिबन आप। जी बिल्कुल, जबरदस्त। तो सर ज़ाहिर है बहुत से ऐसे इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करते रहे, ऑर्गेनाइज करते आए, ये वाकई शौक ही ऐसा था कि जो आपको इस तरफ ले आया, या कि कोई और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपने सोचा नहीं नहीं यार ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल शौक तो बचपन से ही था। ओके। और जैसे आपने आयशा को उस दिन इंटरव्यू किया तो हाँ। उसने भी आपको बताया कि मैंने अभी से उनको इस लाइन में लगा दिया है। जैसे आप देखें अंडर 19 जैसे अंडर 19 क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, इस तरह मतलब स्विमिंग है। तो मेरा बेटा उसको मैं स्विमिंग में लगा रहा हूँ क्योंकि उसका हाँ, तो इसको क्योंकि ये लाइन इसकी ये है क्योंकि इसकी जिसके वो मेरे तरह लाइक माइंडेड है इस मोटर स्पोर्ट्स के साथ, तो उसको मैंने इसलिए मोटर स्पोर्ट्स में रखा हुआ है। तो इस तरह मतलब बचपन से इनका जब शौक डेवलप होगा तो उस हिसाब से जो ना ये फिर अच्छा, अभी मैं 18 साल के बाद इनको कहूँ कि आप शुरू करें तो वो तो अलग एक मतलब एक वो होगा, एटलीस्ट तब तक उनके हाथ में वो स्किल होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, स्किल्स उनके बाद उनके हाथ में अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल तक अच्छे खासे आ जाएंगे। जिसके 18 साल के बाद होंगे तो इनके 14 साल से शुरू हो जाएंगे, बल्कि इनको तो मैंने 12 साल से शुरू किया। अच्छा हाँ, तो ये जी जबरदस्त। सर थोड़ा सा थल जीप रैली की बात भी करते हैं जिसमें आपने पार्टिसिपेट तो किया, क्वालिफाइंग राउंड में भी आप फर्स्ट थे, लेकिन उसके बाद यू डिड नॉट फिनिश। हाँ बिल्कुल, अभी ये नवंबर में हमारी थल जीप रैली हुई थी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 70 किलोमीटर पे तो मेरी गाड़ी का टायर बस्ट हो गया लेफ्ट रेयर। तो उसके बाद जब टायर बस्ट, क्योंकि हमारी कैटेगरी ए प्रिपेयर्ड की कैटेगरी है, उसमें ये नहीं कि आप टायर चेंज करें फिर लगाएं तो फिर हमारी वो टाइम, क्योंकि हमारी तो माइक्रो सेकंड मिली सेकंड में माइक्रो सेकंड की गेम होती है। अभी 2 दिन पहले जब जो वो हुई है हमारी ये थर, उसमें जो थर्ड और फोर्थ है उसके बीच में नैनो सेकंड का फर्क है। अच्छा, मतलब अभी एक बंदा आए पेशावर से जाए वहाँ थर तक 24 घंटे सफ़र करे, उसके बाद नैनो सेकंड से रह जाए तो वो कहेगा कि 1 सेकंड भी नहीं है, नैनो सेकंड है ना। तो ये मतलब पार्ट ऑफ गेम, क्योंकि अभी ए प्रिपेयर्ड की गेम बहुत फास्ट हो गई है, बहुत आगे चली गई है। पहले तो साहब इसमें ये बताइए, देखिए जब भी हम मतलब आप लोग रेस के लिए निकलते हैं उस वक्त आपने अपनी व्हीकल सेट की होती है, देखी होती है, लेकिन इसके बावजूद ये हम कहें कि बदकिस्मती से इस तरह का वाकया रोनमा हो जाता, या फिर टेक्निकल ग्राउंड्स पर आप जाके देखते हैं कि हाँ हमने शायद ये चीज नहीं चेक की थी। एग्जैक्टली, यही तो असल में जब रेस की गाड़ी होती है, हमारा रैली सीजन होता है विंटर्स का बेसिक है, समर्स में तो आप रेस नहीं कर सकते। तो विंटर्स में जब हमारा ये सीज़न शुरू होता है, उस सीज़न में ये होता है कि हमें शुरू से ही गाड़ियाँ तैयार करनी पड़ती हैं। अभी ये बैक टू बैक रेसेस आ रही हैं, तकरीबन पिछले 3 महीनों से बैक टू बैक 1 महीने बाद रेस है। तो हमारी जो रेस की गाड़ी है, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो लोकल गाड़ियाँ तो है नहीं, अमेरिकन गाड़ियाँ, एक चीज़ ख़राब हो जाती है फिर अमेरिका से सामान मंगवाना, फिर लगाना, फिर उसको चेक करना, टेस्ट एंड ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ये मतलब बहुत काफ़ी, तो 2 गाड़ियाँ होती हैं तो फिर एक रेस पे होती है, एक को ब्रीथर मिल जाता है। सही। तो ब्रीथर इसको मिलता ही नहीं बेचारी को, तो ये साथ साथ चल रही होती है। दूसरी ये कि अमेरिकन चीज़ है, यहाँ पे तो मतलब आपको इसका स्पेयर पार्ट्स का इशू है, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी जो यहाँ पे रेसिंग हो रही है इसमें सारे टैकोस चल रहे हैं, रैप्टर्स चल रहे हैं, और ज्यादा अमेरिकन गाड़ियों ने मतलब मैदान पकड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ। और वैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में कितना फोकस नजर आ रहा है हमें, जिस तरह आपने कहा ना कि बहुत से और इवेंट्स भी होने वाले, एक और इवेंट आप इस मंथ के एंड सवाबी जीप रैली भी आप उसका इनेकाद करा रहे हैं। तो ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की अगर हम बात कर लें, इट्स वन ऑफ दैट टाइप, तो ये कितना फोकस्ड हमें नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको यही अर्ज करूँ, क्योंकि हमने जब 24x4 क्लब बनाया तो इसको 11 साल हो गए तकरीबन। तो 11 साल पहले जब हमने ये क्लब शुरू किया तो 3-4 गाड़ियाँ थी। हम अभी हमारी स्ट्रेंथ है 130-140 पे। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं कि मैं असल में मैं मेंबर किसको कंसिडर करता हूं? मेंबर उसको नहीं कंसिडर करता जो मतलब एक बड़ी गाड़ी लेके आ जाए और हमारे
साथ मेंबर हो शौक। मेंबर वो है जिसके पास एक जीप है, उसका 4x4 काम कर रहा है, उसका वो शौक पूरा हो जाए। वो मेंबर होता है जो अपने स्किल्स भी शो करता है, मतलब आपका एक हिस्सा होता है उसका। और वो हम लाइक माइंडेड लोग जितने हैं, मतलब ये 100-150। अभी हमारी एक रेसिंग कम्युनिटी है, एक ऑफरोडिंग कम्युनिटी है। ऑफरोडिंग कम्युनिटी में हमारा ये है कि ऑफरोडिंग कम्युनिटी में हमारे 24x4 क्लब है। रेसिंग कम्युनिटी में फिर हमारे ये बड़ी बड़ी रेसेस आ जाती हैं। तो ऑफरोडिंग के इवेंट भी हमारे होते रहते हैं। मतलब हमारा स्नो क्रॉस है, मड क्रॉस है, अभी ये वाटर क्रॉस है। ये भी सवाबी में कम से कम 5-5-6-6 फुट में हम ये गाड़ियाँ जीपे जा रही होती हैं। अच्छा। तो ये 4-5-6 किलोमीटर का ट्रैक है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये कि हम द ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम केपी एंड जाता है पंजाब में, वापस केपी में ख़त्म होता है। अच्छा। तो इसको मैंने 2 सूबों को भी कनेक्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा मतलब एक एडवेंचर स्पोर्ट जिसके लिए आप किस दरिया को क्रॉस किया जाएगा? इंडस रिवर, इंडस रिवर प्रॉपर क्रॉस इंडस है। रिवर आप देखें सवाबी में हंड जो बड़ा बिल्कुल, जो बिल्कुल। सबसे बड़ा ब्रिज है, इसके नीचे आप जाते हैं और प्रॉपर इसको क्रॉस करते हैं और वापस आते हैं। तो ये मतलब हर एक बंदे को कि मैं इंडस गया हूँ, फिर वो कहे कि मैंने इंडस रिवर को जीप से क्रॉस किया है, ये बोट से नहीं, जीप से। जी अच्छा बब्बर साहब ये भी बताइएगा कि मैंने आयशा से भी वैसे तो ये सवाल किया था, लेकिन आप भी ये बताएं कि जिस वक्त आपने रेस स्टार्ट की उस वक्त आपके माइंड में टारगेट को लेकर आपके जहन में क्या कुछ चल रहा होता है? दूसरा ये कि कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट जिसके साथ आपको भी लगता हो कि हाँ ये थोड़ा मुकाबला जो है ना वो टफ दे सकता है, वहां पे क्या सिचुएशन नजर आती, कौन सा ऐसा बंदा है? बिल्कुल जी, हमारे असल में हमारा जो टॉप ऑफ द लाइन कैटेगरी है दैट इज ए प्रिपेयर्ड। ए प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, सी प्रिपेयर्ड, ए स्टॉक, बी स्टॉक, सी स्टॉक, ऐसे होता है अकॉर्डिंग टू द सीसी होता है। तो ए प्रिपेयर्ड इज द टॉप पोस्ट कैटेगरी, क्रीम लॉट आ जाती है, सबसे टॉप कैटेगरी। उसमें हर एक बंदा जो है ना वो पूरा जो है ना शेयर है। उसमें किसी को आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हर एक अभी ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा बंदा जीत जाता है पता ही नहीं होता कि मतलब जो हमारे जो लेजेंड है मीर नादिर खान मक्सी साहब, हम उनके वो हमारे बेसिकली उनकी इंस्पिरेशन है, हमने उन्हीं को फॉलो किया है। मतलब ये हमारे ऐसे हैं कि हम इनको एज हम क्या कहते हैं इसको, इनको हम अपना ये सबसे बड़ा मानते हैं रेसेस में, क्योंकि एक इज्जत वाले, क्योंकि ये रेस में जब इनको नहीं देंगे तो कल को हम भी आएंगे इस पे। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो मोटर स्पोर्ट अभी उन्होंने थर में रेस कराई है, थर पार्कर में पानी नहीं होता, आपको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त रेस। उनके साथ हमारे दूसरे एक मिनिस्टर साहब हैं मुकेश कुमार चावला साहब, जो एक्साइज के मिनिस्टर हैं। हाँ, तो वो उन्होंने ये सब, अभी मैं तो उधर क्यों नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी तैयार नहीं थी, तो इसलिए मैं, क्योंकि अभी अगले हफ्ते चोलिस्तान आ रही है इसके बाद, तो फिर ये मतलब बैक टू बैक जब चोलिस्तान है 500 किलोमीटर की रेस, वेरी क्लोज टू योर हार्ट। आपको सबसे ज्यादा अच्छी रेस कौन सी लगती है, मतलब यानी कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होता हो उस तरफ? चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली। चोलिस्तान को कहते हैं चोलिस्तान 500, मतलब 500 किलोमीटर की रेस जो है ना वो फिर मतलब यहाँ से पेशावर से लाहौर तक 500 किलोमीटर, ऐसे ही है, ऐसे तो इतनी जो आपकी रेस होती है ना, इसमें मजा आता है, इसमें डेफिनेटली ब्रदर। और इसके अलावा डेजर्ट का अपना एक मजा, मतलब 15 दिन उधर हमारे गुजरते हैं, तो मतलब सारे दोस्तों से मिलते हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ रेस कर रहे होते हैं, दोस्तों से भी हो जाती है, मतलब लोगों को भी एक बिजनेस का मौका मिल जाता है। खासकर ये लोग आ जाते हैं, ये जो ये गरीब लोग, इनका मतलब माशाल्लाह बहुत वो हिसाब किताब से ही हो जाता है। ठीक है सर, कुछ इमेजेस हैं हमारे पास जो आपको दिए गए, आई थिंक शील्ड्स, अवार्ड्स, तो प्लीज वो साथ दिखाइएगा भी वकास, ताकि हम सर से उस पर पूछ भी सकें कि थोड़ा सा आप शेयर करें सर किस जीप रैली में आपको दिया गया था। जी वकास प्लीज सर आप बताइएगा। सर ये है गोमलजम जीप रैली, फाटा में फर्स्ट एवर जीप रैली इन फाटा। अच्छा। मैंने कंडक्ट कराई थी और मेरे साथ मीर नादिर खान मक्सी साहब थे। ये हमने प्रॉपर, ये सर ये है गवादर की पाकिस्तान मोटर रैली, पाकिस्तान आर्मी ने ऑर्गेनाइज की थी। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा जो इवेंट था, जो गुंजराब से शुरू हुआ था गवादर तक। जी अभी हुआ था 2017 में हुआ था। 2017 में तीन साल गवादर से शुरू हुआ था और खुंजरात शुरू हुआ था गवादर तक। बिल्कुल। और इसमें फिर इन्होंने मुझे बेस्ट जीप क्लब का अवार्ड दिया माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ 64 जीप क्लब इन पाकिस्तान, मतलब हर एक बंदा आ गया, 2-2 जीपों का मेरा जीप क्लब है। तो हमने कहा आ जाओ, हमने किसी को वो नहीं किया, मैंने कहा फिर जब रैंकिंग हुई, फिर जब इवेंट को जब डिलीवर करना आया तो फ्रंटियर फुट क्लब की जीपें उधर से खुंजराब से गवादर तक 55 गाड़ियाँ थी। 55 गाड़ियाँ 15 डेज, मतलब हर एक बंदे को कंपेल करना, उनको लाना, उनको बताना कि यार ये है। तो मतलब ये चीज़ें मतलब अच्छे खास, मगर ये वो है कि उनको पता है कि ये मुस्तकिल क्लब है तो ये करता है। दूसरा ये रेसिंग के क्लब अलग है, 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियों वाले, मगर ये कि हम सब
बेसिकली एक लोग हैं, ठीक है जी। मतलब रेस होती है तो सबको बुलाते। अभी इससे पहले मैंने डेरा जात की रेस कराई है, डेरा जात DI खान की। तो ये मुझे लगता है कि हर महीने फिर रेसेस नहीं, ही होती है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, अभी हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक रेस, 5 महीने हमने कोई काम काज नहीं है, वही रेसों के पीछे लगा है। और जो बेगम है वो फिर किस तरह से मतलब देखती इन सब चीजों वो को? पीछे लगी रहती बस है। बेगम भी साथ पीछे पीछे जो अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाती है, वो शॉपिंग करती रहती है, तो मैं फारे होता हूँ। वो पीछे लगी रहती है कि मैं शॉपिंग कराऊं। नहीं, अभी उनको भी मैं ला रहा हूँ ऐसा। अभी ये बच्चे बड़े हो गए हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी भी करेंगी रेस? नहीं, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगी। वो हमें रेस कराती हैं। उनकी वजह से आप भागते रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, बड़ा अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके, इनके बारे में जानकर। जो आने वाले इनके इवेंट्स हैं उसके लिए बेस्ट विशेस हम देते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे सेलिब्रिटी लाउंज में। साथ रहिए सुबह पाकिस्तान के। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। नया है पाकिस्तान, नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मुआशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की, या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों तक। खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर। जी वेलकम बैक नाज़रीन एंड वेलकम टू सेलिब्रिटी लाउंज। आज एक बार फिर से एक मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और वही अक्सर होता है ना, जो कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि बाज़ औक़ात आपके अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं होती, लेकिन सुबह पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके दोस्त इटसेल्फ एक सेलिब्रिटी हूं और फिर आपकी होती कि चलो यार इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो जाएगी और हमसे भी मुलाकात हो जाएगी, आपसे भी करवा देंगे। ऐसा ही होता है। तो हमारे साथ आज जो मेहमान है, यूं कहिए कि सहाफत में 2005 में उन्होंने अपनी एंट्री ली
और माशाल्लाह वो सफर उस वक्त से शुरू हुआ और आज तक चलता ही चला जा रहा है। दुआएं इसलिए भी साथ हैं कि एक उतने की स्ट्रगलिंग आपने एरा देखा होता है, आपने बहुत सारी मेहनत की होती है, आप एक न्यूज एंकर से कहां पहुंच जाते, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। फिर एक वक्त आता है कि आपकी जो कॉलम निगारी हो, आपका लिखी गई तहरीर हो, उसको भी बड़ी इंपॉर्टेंस मिलने लग जाती है। तो मेरे ख्याल से एक एंकर के साथ ही बहुत सारे पहलू जुड़े होते हैं, जिसमें उसकी रिपोर्टिंग लाइफ भी होती है, आपकी एंकरिंग भी होती है, साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि आप राइटअप भी हैं। तो ये सब चीजों के कॉम्बिनेशन है। जमील फारूकी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत जबरदस्त शो कर रहे हैं आप। थैंक यू। देखते भी हैं, आप तो सो रहे होते हो सुबह। मैं क्लिप्स देखता हूं आपके ट्विटर के जरिए मुझ तक पहुंच जाते हैं, रीट्वीट्स भी करता रहता हूं मैं। वो करवा लेती है, ना भी करवाएं तो हमारा जो फेलोज का रिलेशन होता है उसमें हमें करना पड़ता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है। चलें, अच्छा यहीं से स्टार्ट करते हैं सपोर्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जमील, आजकल के दौर में आपको लगता है कि एंकर्स आपस में एक दूसरे को लेकर सपोर्टिव हैं, जो मीडिया की दौड़ है? देखिए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आपको बहुत मुश्किल होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, लेकिन एथिकली अखलाकी ग्राउंड्स के ऊपर इतनी जुर्रत होनी चाहिए, चाहे आप नजरियाती इख्तलाफात रखते हो, चाहे आपका जॉनरा काम करने का अलग हो, लाइक यू आर डूइंग द मॉर्निंग शोज एंड आई एम इन द मेन प्राइम टाइम करंट अफेयर, तो वो उसमें दोनों में जरा फर्क होता है। लेकिन फिर भी जब आप फेलोज होते हैं तो इतनी आप में अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, कोई आपको कुछ कहे या कुछ भेजे तो उसको आप इंपॉर्टेंस दे के बिल्कुल फॉरवर्ड भी करें, पढ़ भी लें, देख भी लें, गाइड भी कर लें और खुद गाइडेंस लें भी, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता है। बिल्कुल ऐसी है। जमील, कुछ क्लिप्स आपके, तो बहुत से क्लिप्स वायरल होते हैं, कुछ मजहबी शख्सियात के वायरल हुए, कुछ मिनिस्टर्स के वायरल हुए, सबसे ज्यादा वायरल कौन सा क्लिप हुआ? वो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब का क्लिप जो था ना, that was the laughter moment for me, yes, and for everybody actually. विकी कजन है जमाइमा का, वो इतना वायरल हुआ कि जमाइमा गोल्डस्मिथ को ट्वीट करना पड़ गया उसके ऊपर कि मेरा केड़ा कजन निकल आया विकी। तो उन्होंने, दरअसल उनको पता भी नहीं था कि विकी लीक्स का जो मेन फाउंडर है उसका नाम जूलियन असांज है, तो वो समझे कि ये विकी है जो जमाइमा का कजन है और यही लीक्स करता रहता है। तो उसके ऊपर वो डट भी गए। मुफ्ती किफायतुल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े जबरदस्त, हमारा उनसे ताल्लुक है। डट भी क्या, उन्होंने कहा मैं इसको साबित करूंगा कि विकी वाकई कजन है जमाइमा का, और आज तक डटे हुए हैं। अभी तक साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अभी तक साबित करने की कोशिश में, उस दौर में लगे हुए हैं। सही। मिनिस्टर्स पर आ जाते हैं। जरताज गुल साहिबा के साथ आपकी नशिस्तें खासी, मैं कहूंगा कि हैरान कुन रही हैं, उसमें भी बहुत क्लिप्स निकलते आए हैं। अच्छा, जरताज बड़ी डिसेंट, नो डाउट, ठीक है, और वेरी एम्पावर्ड विमेन। इस असेंबली में, इस कैबिनेट के अंदर वाहिद इलेक्टेड एमएनए हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज और मुस्तकिल स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट। दो लोग हैं जिनकी मिनिस्ट्रीज नहीं बदली, एक मुराद सईद साहब और एक जरताज गुल साहिबा। तो जरताज इज लाइक ए सिस्टर। आपके पर्सनल ताल्लुकात अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन मेरा उनसे डिबेट करने का इतना मजा आता है। कुछ मिनिस्टर्स माइंड भी कर जाते हैं जब आप सख्त सवालात पूछते हैं, और मेरी आदत है, मेरा स्टाइल बड़ा एग्रेसिव है, क्योंकि जब आपने कोई 16-17 साल इंडस्ट्री को दे दिया हो, खुद इतनी उम्र ना हो जितना आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया हो, बड़ी यंग एज से जब आप इंडस्ट्री में आ जाते हैं, तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होता है, काउंटर आर्गुमेंट एक आर्ट है, वो हर किसी के पास नहीं होता। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर 15-20 लोग ऐसे होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज होते हैं इस आर्ट की वजह से कि उनको काउंटर आर्गुमेंट करना आता है, वो एक्टिव रहते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द डिबेट। तो जरताज वन ऑफ दोज के वो जवाब सही देती हैं, कभी तगड़ाई में भी आ जाती है, कभी ऐसा होता है मैं जरताज को कॉल करें क्या शो में, नहीं आज नहीं। अच्छा, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। अच्छा, जब भी बुलाती है ना तो वो कहती है हार्ड थे, बहुत हार्ड थे सवाल, ठीक है, लेकिन ठीक है, कर लिया हमने, है ना। अच्छा जमील, यूं तो आपका करियर स्टार्ट हुआ सिंस 2005, अभी हम लोग 2022 में बैठे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। करियर को किक कहां पर मिली और कहां ऐसा लगा आपको कि अब छोड़ देना चाहिए, अब कुछ नहीं रहा? यार, ज़रियाब और शुएब तो खैर मेरा कलीग भी रहे हैं टीवी चैनल में। मामला सारा ये है कि जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे ना, उस वक्त लोग समझते थे कि यार आप ये भी कर रहे हैं, साथ में जॉब कौन सी कर रहे हैं, यानी इतना अनसर्टन भी था, न्यू प्रोफेशन था, लोगों के लिए नौकरी वही थी, या तो आप बैंकर हो या आप सरकारी मुलाजिम हो या आपको कोई और काम आता हो। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता था कि हर 6 महीने बाद चैनल बंद हो जाते थे। कराची की इंडस्ट्री के अंदर जब मैंने स्टार्ट, रोशनी टीवी 6 महीने में बंद हो गया, सन टीवी 7-8 महीने में बंद हो गया। अच्छा।
फिर मेरे करियर को सर कथा कलामी की माजरत, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आपको हम लिए चलते हैं। और पिछली समात के ऊपर मेरी गुजारिश के ऊपर PMLN और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट पेश करने के हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हदायत जारी की थी स्क्रूटनी कमेटी को, वो आज रिपोर्ट भी उन्होंने पेश की है। स्क्रूटनी कमेटी का एक मेंबर जो है वो रिटायर हो गया है, जिस पे चीफ साहब ने ये कहा है कि हम लेटर लिखते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि वो एक मेंबर फराहम करें ताकि स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस में भी जो अपना मामला है स्क्रूटनी का उसको मुकम्मल करके आगे बढ़ाएं, जिस पे जो स्क्रूटनी कमेटी के हेड हैं उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की कि ये आइडेंटिकल नेचर के केसेस हैं और एक साथ इनकी समाअत हो रही थी, क्योंकि PTI के केस को उन्होंने मुकम्मल किया तो दूसरी जाने पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौका के ऊपर एक मेंबर रिटायर हो गया, जिसकी वजह से कमेटी डिसफंक्शनल हो गई। अब कमेटी को दोबारा फॉल करने के लिए लेटर लिखा जाएगा, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर आज अकबर एस बाबर जो कि नून लीग के इजी लोड के ऊपर ये सारी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो अब कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, उनको बेशुमार मायूसी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस रिपोर्ट का जो सफ़ा नंबर 81 है वो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, जिसके आखिरी पैरा में रिपोर्ट के 81 सफ़ा में ये लिखते हैं कि पटिशनर किसी किस्म का कोई भी क्रेडिबल और अथेंटिक एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा फराहम नहीं कर सका। पटिशनर से मुराद अकबर एस बाबर हैं, जिन्होंने पिछले 60 साल से जो है वो चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा किया हुआ था, वो कोई अथेंटिक डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस फराहम नहीं कर सके जिसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो स्क्रूटनी कमेटी कह रही है, जिस स्क्रूटनी कमेटी को बुनियाद बनाकर मीडिया के ऊपर खबरें चलाई गई, उसका सफ़ा नंबर 81 का आखिरी पैरा इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। अकबर एस बाबर को तो स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो फारिग कर दिया है, उनके पल्ले जो है वो कुछ नहीं छोड़ा। और इस रिपोर्ट के अंदर जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब भारत से और इजराइल से फंडिंग आई है, कहाँ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भारत और इजराइल से फंडिंग आई है? हमें जरा आप वो भारत और इजराइल की फंडिंग वाले सबूत तो फराहम कर दें। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर मरियम सफदर आके तकरीर करके गई ही ना कि इजराइल और भारत से फंडिंग आई है, उसका कोई सबूत यहाँ पे सामने नहीं आया इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर। ना ही कोई फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित हुई, ना ही फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक इस रिपोर्ट के अंदर किसी किस्म का कोई सबूत फराहम किया गया, कोई फाइंडिंग फराहम की गई। लिहाजा वो लोग जो कहते थे कि जनाब फॉरेन फंडिंग है तो PTI जमात बतौर बैन होने जा रही है, मैं समझता हूँ कि उनके बयानिए को भी शिकस्त हुई है, उनको भी शदीद मायूसी हुई है। और इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि PTI हमेशा की तरह शफाफियत के ऊपर यकीन रखती है। हमने अपने अकाउंट्स का मुकम्मल डाटा फराहम किया, 40,000 डोनर्स का डाटा फराहम किया, और इस रिपोर्ट से हमारी फतह हुई है। हम विंडिकेट होके जो है वो बाहर निकले हैं, क्योंकि ना इजराइल, ना भारत, ना फॉरेन फंडिंग के हवाले से किसी किस्म की कोई फाइंडिंग ये फराहम कर सके हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को अब माफ़ी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने बारहा पिछले 7 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, हमारे अकाउंट्स के ऊपर फॉरेन फंडिंग का जो है वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। हमें जो पैसा दिया वो पाकिस्तानियों ने दिया। जो स्क्रूटनी कमेटी के अंदर हिसाब किया गया है, इसमें कहा कि 1 अरब 64 करोड़ रुपया PTI के अकाउंट्स में आया है, उसमें से भी 50% रकम वो है, यानी 80-85 करोड़ रुपया वो है जो अंदरूने मुल्क मुख्तलिफ डोनर से जो है वो कलेक्ट किया गया, उनकी तफसील भी मौजूद है। बाकी पैसे जो हैं वो बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान को सालाना 30 अरब डॉलर से ज़ायद फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं, तरसीलात ज़र भेजते हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है फंड्स फराहम किए हैं, और मैं समझता हूँ कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का असासा है, और यहाँ पर उन्होंने नया पाकिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट किया है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान में रिफॉर्म्स लेकर आएँ। उस मूवमेंट को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो है वो सपोर्ट किया। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी जिनको इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। जहाँ तक रह गई बात कोई एरर्स के हवाले से, कोई कैलकुलेशंस के हवाले से, वो डबल
एंट्रीज जहां पर कैलकुलेट हुई हैं, जो 30-31 करोड़ रुपए के वेरिएंस की बात करते हैं, वो पीटीआई ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अकाउंट से, जो हमारे रीजनल अकाउंट्स हैं, लाहौर का अकाउंट है, पेशावर का अकाउंट है, हमारा कराची का अकाउंट है, वहाँ पर दफ्तरी खराजात को पूरा करने के लिए, वहाँ लोकल कैंपेन्स को सपोर्ट करने के लिए जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के हमारे अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट से जो है वो पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी ने बैंक्स अकाउंट्स की क्रेडिट साइड को कैलकुलेट किया है, लेकिन क्योंकि फंड्स फराहम करने वाली जो वो वेरिएंस आ रहा है उसमें चूँकि पीटीआई के अपना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट उसका सोर्स है, तो वो भी हम जो है वो रिकनसाइल करवाएंगे। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ और आज मैं फिर ये चैलेंज करना चाहता हूँ, पीटीआई तो अपने अकाउंट सामने ले आई, मैं मरियम सफदर को चैलेंज करता हूँ, मैं बिलावल जरदारी को चैलेंज करता हूँ कि वो भी सामने आए, आकर जो है वो अपनी जमातों के अकाउंट्स भी लेकर आएँ, ये बताएं कि ये भवन दास कौन था जो नून लीग के अकाउंट में करोड़ों रुपया डालता रहा, ये शुजात अजीम से किस चक्कर में करोड़ों रुपए लेकर नवाज शरीफ ने जो मशीरे हवाबाजी बनाया था, वो पैसे भी करोड़ों रुपया शुजात अजीम का भी आया हुआ है पीएमएलएन के अकाउंट के अंदर, वो भी कोई ढका छुपा नहीं है। ये इनको आगे हिसाब देने पड़ेंगे। इनको जो है वो आरिफ नकवी तो बहुत याद आता है, वो भी पाकिस्तानी है ना, ये आगे जरा हिसाब दें उस शुजात अजीम का भी, ये भवन दास का भी बताएं कि ये भवन दास कौन है। ये जो 64 करोड़ रुपए का नून लीग के अकाउंटों से हिसाब नहीं निकल रहा, ये जो 9 अकाउंट्स इन्होंने नून लीग ने छुपा के रखे हुए हैं, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया इन्होंने इलेक्शन कमीशन में, उसका हिसाब भी दें। और मैं बिलावल को भी ये कहूँगा कि आपने भी 35 करोड़ का हिसाब देना है, आप भी वो हिसाब दें आके। आपके भी 11 अकाउंट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने भी छुपा रखे हैं, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर सामने आया है, वो हकाइक भी जो है वो सामने आने। और मैं इलेक्शन कमीशन से फिर ये सदा करूँगा कि जल्द से जल्द जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को फाल किया जाए। और हमारा आज भी वो मुतालबा अपनी जगह के ऊपर कायम है कि आप पीटीआई के केस को आगे बढ़ाएं, चलाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो इंशाल्लाह इस रिपोर्ट में भी फतह याब होकर निकले हैं और आइंदा भी जो है वो हमारे अकाउंट्स में किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी, किसी किस्म की कोई खिलाफे कानून जो है वो कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। लेकिन ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी हिसाब लें। और उसके साथ साथ एक और दरख्वास्त भी दायर हुई हुई है कि बाकी तमाम जमातों की भी जो है वो अकाउंट्स की जांच पड़ताल करें, उसका हिसाब भी जो है वो सामने आना चाहिए। पता चले ये फजलुर रहमान लीबिया से किस चक्कर में फंड लेते रहे हैं, ये नवाज शरीफ जो उसामा बिन लादेन से फंड लेते रहे हैं, जो बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए इन्होंने फंड लिया था, ये जो बाकी इनके केसेस हैं, इनकी हमेशा फंडिंग जो है वो मशकूक रही है। इनकी हमेशा फंडिंग जो है वो ऐसी रही है जिसके ऊपर सवालात उठते रहे हैं। इनकी हमेशा फंडिंग जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप से रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जिसके फंड्स भी साफ हैं, जिसका बेहतरीन अकाउंट्स का निज़ाम है, जिसके ऑडिटर्स टॉप रेटेड हैं। बाकी जो है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के ना किसी ऑडिटर का पता है, ना उनकी कोई क्यूसीआर रेटिंग है, ना ही उन्होंने कोई अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। वो हमेशा जो है वो पैसे फंड्स जो हैं वो इसी प्रोहिबिटेड ज़रायों से, इसी फॉरेन फंडिंग से लेते रहे हैं। और हमें यूके यूएसए एलएलसी का ताना देने वालों से मैं ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि ये पीएमएलएन यूएसए एलएलसी जो रजिस्टर्ड है, इसका हिसाब किसने देना है? मरियम साहबा वो हिसाब भी दे। और ये जो यूके के अंदर पीएमएलएन लिमिटेड पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, यानी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, अंडों का, दूध का, बेडशीटों का, तौलिए बेचने का कारोबार कर सकती है नून लीग यूके के अंदर, उसका हिसाब नहीं देंगे। जुबैर गुल उसके चेयरमैन है, उसके जो इनके नवाज शरीफ के दाएं बाएं जो फिर रहे होते हैं वो पीएमएलएन यूके के हेड हैं। पीपल्स पार्टी यूएसए में रजिस्टर्ड है। वो जो करोड़ों रुपए की पेमेंट्स, जो लाखों डॉलर्स की पेमेंट्स जो हैं वो की गई हैं, उसको वहाँ पर मार्क सीगल को, उसका हिसाब भी इन्होंने देना है। तो लिहाजा आएँ, ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है। मैं इलेक्शन कमीशन से ये बड़े एहतराम से ये इस्तदा करना चाहता हूँ, ये आईनी इदारा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को सामने रखें जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने फेयरली, जस्टली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंट्स की जो है वो स्क्रूटनी करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस को भी उसी तरह आगे चलाएगा। अली अवान साहब को एक मिनट बात करें। फरूख साहब, 40,000 जो डोनर्स हैं, आपने उनका हिसाब दिया, क्या शनाख्ती कार्ड की उनके नंबर दिए गए? और दूसरी जमातों की क्या सूरत हाल है
क्या उन्होंने अपने डोनर्स का हिसाब दिया है, खासतौर पे जो देखें हमारे पास हमने जो अपना हिसाब दिया है वो तमाम रिकॉर्ड हमारा नोटराइज्ड है, उनकी तमाम जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उनकी तमाम जो कैश रिसीप्ट्स हैं वो मौजूद हैं। PMLN के जब हम मामला देखते हैं तो रकूम लिख दी है 5 करोड़ 10 करोड़, पूछा जाए ये पैसे किसने जमा करवाए हैं, ये मियाँ साहब को चलते चलते किसी ने 5 करोड़ रुपया पकड़ा दिया था, ये किसने जमा करवाए हैं, ये तो बंदा ही फौत हो गया, अब हमें तो पता ही नहीं है, ये मिल ही नहीं रहा, ये किसने जमा करवाए थे। ए मियाँ साहब ने 5 करोड़ शुजात अजीम ने दिता सी, अच्छा 5 करोड़ दिया था, वो 5 करोड़ इसी चक्कर में दिया था जिस चक्कर में रिश्वत लेके मशीरे हवाबाजी लगाया था, उसके बाद कितने फ़ायदे लिए थे। इन तमाम चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। ना PMLN ना पीपल्स पार्टी, ना इनकी कैश रिसीप्ट्स मिलती हैं, ना बैंक रिसीप्ट्स मिलती हैं, ना बैंक ड्राफ्ट मिलते हैं, ना बैंक स्टेटमेंट से इनका कोई रिकॉर्ड मिलता है, जबकि हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जमा करवाई हुई हैं अपने हिसाब के साथ बतौर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर। क्रिकेट एकेडमी पे भी बता दें कि ये क्या मामला है। क्रिकेट एकेडमी जो देखें, जो वोल्टन क्रिकेट की बात करते हैं वो एक चैरिटी मैच हुआ था, वो एक पाकिस्तानी है, उनकी वहाँ पर फर्म है आरिफ नकवी, किसी से ढके छुपे नहीं है, उन्होंने वहाँ से जो है वो चैरिटी मैच हुआ, पाकिस्तानियों ने पैसे दिए, उनका रिकॉर्ड भी मौजूद है, वो पैसे बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान आए हैं। ये लफ्ज़ मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसी रकम होती तो वो बैंकिंग चैनल से ना आती, वो रकम जो है जिस तरह नून लीग की हवाला हुंडियों से टीटियों से पैसे आते हैं, क्योंकि करप्शन का पैसा होता है, हमारा पैसा जो है वहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर अपनी पसंद की पॉलिटिकल मूवमेंट को फंड करने के लिए पैसे दिए हैं, तो हम बैंक अकाउंट के अंदर लेकर आए हैं, बैंकिंग चैनल से आए हैं, हमारे UBL के बैंक अकाउंट के अंदर आए हैं, वो बैंक अकाउंट भी डिक्लेयर्ड है, जिस बंदे ने वो पैसे भिजवाए हैं वो भी डिक्लेयर्ड है, तो लिहाजा कोई चीज़ छुपाने की नहीं है। अब सिर्फ मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ अकबर एस बाबर से कि उनके पल्ले क्या रह गया है, उनके खिलाफ जो चार्जशीट लिखी है स्क्रूटनी कमेटी ने, उसके बाद उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। यही वजह थी कि आज इलेक्शन कमीशन में उनके वकील जो है वो रोना धोना शुरू किया हुआ था, शोर मचा रहे थे, आवाज़ को ऊंचा कर रहे थे, कमीशन की जो वहाँ पर एहतराम है उसका भी जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा था। लेकिन मैं फिर इनको कहूँगा कि इनके पास ना स्क्रूटनी कमेटी में कुछ निकला है, ना ही इंशाल्लाह आगे जो इलेक्शन कमीशन की हियरिंग है उसमें कुछ निकलेगा। सर ये बताइएगा, इस्लामाबाद में स्पेशली सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं कि इमरजेंसी लग रही है, असम्बलियां जा रही हैं और सदारती निज़ाम आ रहा है, इससे क्या कहेंगे? देखें, आज तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इजलास था, मुझे तो इसकी मालूमात है, बाकी आपको शायद मेरे से ज़्यादा मालूमात हो, मुझे कोई मालूमात नहीं। बता रहे हैं कि कोई इमरजेंसी की मेरे ख्याल में तो आज का इशू तो जो है वो फंडिंग केस है, जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं ये मेरी नॉलेज में भी नहीं है, ना मेरी इन्फॉर्मेशन। नहीं, आजकल जो स्टोरी चल रही है वो 4 बंदे नून लीग ढूंढ रही है जो चुपके चुपके रात को जाके मिले। किसके खिलाफ? नहीं, वो तो फिलहाल अपने खिलाफ याद में एतमाद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इनसे मुताल्लिक हम आने वाले बुलेटिन्स में आपको अपडेट करते रहेंगे। कमिंग बैक टू आवर सेलिब्रिटी लाउंज, हमारे साथ मौजूद है जमील फारूकी, जिनकी ज़रा स्टोरी तो हम शेयर करते, कुछ बात उनकी अधूरी रह गई थी ड्यू टू दिस लाइव कट। एक तो एक बात मुकम्मल उनसे करवाते हैं और साथ एक सवाल भी फ्लोट कर देते हैं। जमील भी बात मुकम्मल करने के साथ साथ व्हाट इज सक्सेस, अपनी सक्सेस को समझते हुए भी, और जनरल जो आपकी परसेप्शन है विद दिस टर्म सक्सेस क्या है? अच्छा, जिस वक्त हम इस प्रोफेशन में आए हैं ना, तो उस वक्त डिबेटर्स या जो अच्छा स्पीच कर लेते थे उनको मौका दिया जाता था। ये पता भी नहीं था कि एंकरिंग होती क्या है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती थी, आपको तमाम न्यूज़ रूम का एनवायरनमेंट दिखाया जाता था, जर्मनी DW भेजकर वहाँ ट्रेन करवाया जाता था। तो हमारे लिए गुड लक ये थी कि साथ साथ हमने स्टडी भी किया, उसी फील्ड के अंदर पढ़ भी गए, लेकिन फिर भी फैमिली ये पूछती थी कि यार आप टीवी में काम तो करते हैं, साथ में नौकरी क्या प्लान है? आई मीन बैंक में जॉब करेंगे, सरकारी मुलाजमत करेंगे, एक प्रोफेशन समझते नहीं समझते ही नहीं थे। और मेरे जैसे बंदे के लिए, अब जो कि एक बड़े लॉन्ग डिस्टेंट किस्म के एरिया से, उसको पेरेंट्स नहीं थे, उसने बड़े शहर में जाकर ठीक ठाक स्ट्रगल किया, उसके लिए सक्सेस लव्स इटसेल्फ बड़ा हॉन्टिंग था। उसकी रीजन ये थी, फिर मैं पढ़ता बहुत था, तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया मुझे लगा कि ये जो लव्स इम्पॉसिबल है ना, वो इम्पॉसिबल है नहीं बेसिकली। उसकी वजह यह है कि एक थे डॉक्टर ली जी फॉरेस्ट, 1955 में उन्होंने
बाकायदा ऐलान कर दिया कि चांद के ऊपर कोई नहीं पहुंच सकता। शायद उनकी बकवास कोई आम आदमी नहीं सुन रहा था, और ठीक 11 साल बाद 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा। ठीक है, विल्मा रिडोल्फ एक खातून गुजरी हैं, उनको डॉक्टर ने 7 साल की उम्र में कह दिया था कि आपको पोलियो है और आप पोलियो की वजह से चल नहीं सकेंगी। वो माँ के पास आई, उसने कहा मम्मा मुझे बताएं क्या मैं दौड़ सकती हूँ? तो उसकी माँ ने कहा हाँ तुम दौड़ सकती हो। तो स्किल्स के साथ विल भी इंपॉर्टेंट होती है। दैट विल्मा रिडोल्फ इन ए रॉ 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन ए रॉ। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा, आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा। राइट ब्रदर्स ये 2 भाई थे। उनसे पहले एक बहुत बड़ी शख्सियत ने ये ऐलान किया था कि ये जो हवा के अंदर भारी चीजें हैं ये उड़ नहीं सकती, परिंदों के अलावा ये काम किसी को नहीं आता। उसने ये भी कहा था कि अपने से 700 गुना वजन वाला जो भंवरा होता है, उसके पर पतले होते हैं, नीचे से मोटा बहुत, 700 गुना वजन ज्यादा होता है, वो उड़ नहीं सकता। लेकिन भंवरे ने किसी इंस्टीट्यूट में शायद पढ़ा नहीं था। तो वही जो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने अपने स्क्रैप में खड़ी एक बाइसाइकिल से क्या बना दिया? जहाज बना दिया, जिसके 5 साल बाद वो पैसेंजर डिलीवर करने लग गया। तो स्किल्स के साथ विल भी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज इसमें मैं पढ़ता बहुत था, एक और चीज थी एल्बर्ट आइंस्टाइन। मतलब उससे बड़ा साइंटिस्ट कौन आएगा इस दुनिया के अंदर? एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया एंड ही वाज आउट एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। तो घर वापस आया तो एक लेटर हाथ में था, माँ के हवाले किया। माँ ने लेटर खोला, लेटर पढ़ा और उस पर बेटे को बताया कि स्कूल वाले कहते हैं कि आपका बेटा बड़ा टैलेंटेड है, वो इतना टैलेंटेड है कि उसके लेवल के टीचर्स हमारे पास नहीं है, तो इसलिए इसकी ग्रूमिंग आप घर में करें। तो मैं समझती हूँ कि मेरा बेटा अपने वक्त का बेहतरीन साइंटिस्ट बनेगा। 30 साल बाद जब वो एक बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था, माँ उनकी गुजर चुकी थी, वो अपने रूम में आया, ड्रॉज की सफाई करते करते ना उनको वो पेपर का टुकड़ा मिला जो उनके टीचर ने उन्हें दिया था। वो यूं खोल के देखने लगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपका बेटा बहुत कुंदजहन है, इसको पढ़ना नहीं आता, इसका ये लेवल नहीं है कि हमारे स्कूल में पढ़ सके। तो माँ ने जो कहा था वो, यानी स्किल से ज्यादा विल मैटर करती है, तो उस विल ने उसको वो बना दिया। तो मेरी लाइफ में भी मेरे ख्याल में स्किल्स आर इंपॉर्टेंट बट विल इज मोर इंपॉर्टेंट। तो विल थी, तो उस विल ने आज कामयाबी जो थी। लेकिन जमील कभी किसी ने कहा शुरू में एंकर नहीं बन सकते? बहुत लोगों ने कहा, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, आपको भी मिले होंगे, मुझे भी मिले। उनके नजदीक एंकर बनने का पैमाना क्या आपने देखा? यार 2-3 चीजें। अच्छा, वो सबसे पहले हम जैसे लोग जो किसी गांव से आए हों, मैं तो गांव सीधी, आई एम प्राउड ऑफ इट, एक गांव से आया हो। मेरे वालिद साहब ही वाज रिलीजियस स्कॉलर प्लस प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, बचपन में ही गुजर गया। वालदा वो खुद रिलीजियस स्कॉलर थी। हमारे लिए तो टीवी पे आना वैसे इटसेल्फ बहुत बड़ा क्राइम था कि टीवी, अच्छा उनके लिए टीवी ये था कि किसी फिल्म में आ रहा है, किसी ड्रामे में आ रहा है। तो पहले तो सबसे ज्यादा डिस्करेज किसने किया? जो आपके इर्द गिर्द थे। ये क्या कर रहे हो? नो 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 नो, क्या दुनिया क्या कहेगी? और फिर आपके इर्द गिर्द जिस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम जो लोअर पंजाब के लोग हैं ना, उनका प्रॉब्लम ये है, कराची जाएं तो वो कहते हैं कि साउथ पंजाब से आए हैं, इस्लामाबाद आए तो कहते हैं कराची वाले हैं। तो हम तो फंस जाते हैं इस चक्कर में। मतलब उधर अजब सी डिस्क्रिमिनेशन है, इधर भी अजीब सी डिस्क्रिमिनेशन है। तो हमें सर्वाइव करने में ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ा। फिर वक्त के साथ साथ सर देयर इज नो सब्स्टिट्यूट एंड अल्टरनेट एंड शॉर्टकट टू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर आप पढ़ते नहीं हैं, अगर आप टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंस अपने काम को नहीं देते हैं, और फिर एक ऐसा बच्चा जिसने 17 साल की उम्र में पहली किताब लिख ली हो, 24 साल की उम्र में 3 मास्टर्स कर लिए हो, माशाल्लाह, तो फिर वो इटसेल्फ आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए थ्रेट खामखा में हो जाता है। ये बात तो है, जब आप अच्छा काम करते हैं तो थ्रेट बन जाते हैं। थ्रेट बन जाते हैं तो उससे डरना भी नहीं चाहिए, थ्रेट बने रहें, थ्रेट बने रहे, आप थ्रेट बने रहे और उस पर डटे रहे। गुड मैसेज, थ्रेट बने रहे और उस पर डटे रहे। जमील सॉरी, एक तो ये कि वक्त मुख्तसर था, लेकिन इंशाल्लाह विल हैव यू अगेन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। नाज़रीन, वक्त हो गया खत्म, मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ट्यून्ड, सुबह पाकिस्तान।